नमस्कार। बिग ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं दोस्तों। और आज का दिन, आज सोमवार है और आज बहुत सारी खबरें कोर्ट से आनी हैं और उसी में एक खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका जो है वो लगी हुई है और इस केस के खिलाफ ये याचिका लगी है, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ ये याचिका लगी है और इस पर अब सुनवाई अभी से थोड़ी देर पहले शुरू हो गई है और इसमें अभिषेक मनु सिंह भी अपनी बात रख रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के मामले में आपको पहले बता दूं कि क्या कुछ हुआ था। एक्चुअली दिल्ली शराब घोटाले का मामला या आबकारी नीति का मामला है और इस मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक किन किन को गिरफ्तार किया गया है ये सब आप जानते हैं और उसकी सूची भी, वो लिस्ट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आबकारी नीति में अभी तक क्या कुछ हुआ वो भी हम आप तक बताएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और आज की तारीख आप जानते हैं 15 अप्रैल है। लेकिन शराब नीति मामले में अब तक की गिरफ्तारी, कौन कौन अब तक गिरफ्तार हुए हैं वो आप तक देखिए। विजय नायर हैं, अभिषेक बोइनपल्ली हैं, समीर महेंद्रू, उनके बाद पी शरद चंद्रा, फिर विनोय बाबू, अमित अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा, राघव मंगूटा, राजेश जोशी, अमन ढाल, अरुण पिल्लई, मनीष सिसोदिया, दिनेश अरोड़ा, संजय सिंह, के कविता और अरविंद केजरीवाल। इसमें से कुछ लोग जो हैं वो जमानत पर रिहा हैं, कुछ लोग सरकारी गवाह बन गए। ये अभी तक की गिरफ्तारी शराब नीति पे, आप जानते हैं आबकारी नीति जो दिल्ली की है उस नीति के खिलाफ। और लेकिन अभी तक हुआ क्या है जल्दी से रिकैप करना चाहता हूं और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। दिल्ली आबकारी नीति मामले में कब क्या कुछ हुआ। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने इसके खिलाफ अपनी बात आवाज उठाई थी। उसके बाद 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने, यहां से शुरुआत होती है, 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने नीति के में घोर उल्लंघन की रिपोर्ट दी। मुख्य सचिव ने कहा कि इसमें घोर उल्लंघन हुआ है। 22 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने नियमों के उल्लंघन की सीबीआई जांच की मांग की, सिफारिश की। उसके बाद 19 अगस्त को सीबीआई ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 3 अन्य लोगों के घर पर छापे मारे। ये सब कुछ आप देख रहे हैं, ये 19 अगस्त की बात है। उसके बाद 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आबकारी नीति पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 22 अगस्त को दर्ज किया। और इसके बाद क्या कुछ होता है तो सितंबर 2022 में आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख विजय नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। संचार प्रमुख जो हैं विजय नायर को गिरफ्तार करते हैं। फिर मार्च 2023 में प्रवर्तन निदेशालय ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। मार्च 2023 में उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार होते हैं। फिर सितंबर 2023 में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहला समन भेजा। सितंबर 2023 को अरविंद केजरीवाल को पहला समन भेजा जाता है और अक्टूबर 2023 को आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी गिरफ्तार करता है। तो ईडी ने गिरफ्तार कर लिया संजय सिंह को। फिर 16 मार्च 2024 को भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता के कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार करके ईडी ले आती है दिल्ली। यानी 16 मार्च को के कविता गिरफ्तार होती हैं और 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। 16 मार्च को के कविता गिरफ्तार होती हैं, 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं। ये अभी तक गिरफ्तारी और अभी तक क्या कुछ हुआ है दिल्ली की आबकारी नीति मामले में, ये हम आप तक रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस और क्या अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, जेल से बाहर आएंगे, ये तमाम सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में केस लगने से पहले अभी तक हुआ क्या है ये आपको बता दूं। अरविंद केजरीवाल सबसे पहले 21 तारीख को गिरफ्तार होते हैं। 22 तारीख को अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होती है और उनको 6 दिनों के रिमांड पर भेजा जाता है। 6 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल को 4 दिनों की रिमांड और भेजी जाती है, या ये ईडी रिमांड पर लेता है। तो ईडी की रिमांड जो है 6 के बाद 4 दिनों की और होती है। इसके बाद ईडी ने रिमांड मांगने से इनकार कर दिया और इसके बाद अरविंद केजरीवाल 2 सप्ताह के लिए यानी 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में चले जाते हैं, 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जाते हैं। और आज फिर से उनकी जो जुडिशियल कस्टडी है वो खत्म होती है। 1 तारीख को वो न्यायिक हिरासत में जाते हैं, आज 15 तारीख है, आज उनकी जुडिशियल कस्टडी खत्म हो रही है। अभी से कुछ देर बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में उधर अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी और शायद फिर से या तो हो सकता है कि सीबीआई उनकी गिरफ्तारी मांगे या हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी को आगे बढ़ाया जाए, यानी हिरासत को आगे बढ़ाया जाए। ये सब कुछ क्या कुछ हुआ है ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस बीच उधर एक केस और चलता है। वो केस ये है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ही जायज नहीं है, यानी कि इलीगल है। अब इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ एक याचिका लगाई जाती है हाई कोर्ट में।
पहले सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट से वो याचिका वापस ले लेते हैं अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और इसे हाई कोर्ट में लगाते हैं। हाई कोर्ट में स्वर्णकांता शर्मा की बेंच जो है, एकल बेंच, वो फैसला सुनाती है और उस फैसले में यह आता है कि अरविंद केजरीवाल को पूर्ण रूप से दोषी करार देते हुए याचिका खारिज कर दी जाती है। उसमें जितनी बातें, जितनी दलील उस फैसले में हैं, दलीलों के आधार पर जो फैसला है, उस फैसले में साफ साफ कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल इसमें कहीं ना कहीं दोषी हैं, इसलिए इनकी गिरफ्तारी जायज है, इलीगल नहीं है और इसलिए इनको गिरफ्तार किया जाना सही है, उचित है। अब इसके बाद यानी ये याचिका आपकी खारिज होती है। इसके बाद एक याचिका लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट वहां कहता है कि आप मेल कीजिए और हम सुनवाई करेंगे। आज 15 तारीख के सुनवाई की तारीख जो है आज मुकर्रर होती है। 2 जजों की पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। ये 2 जज संजीव खन्ना हैं और दीपांकर दत्ता हैं। ये दीपांकर दत्ता, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस संजीव खन्ना, इन 2 जजों की पीठ में सुनवाई, और इस सुनवाई में क्या कुछ होने जा रहा है ये हम आप तक रखेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक जो कुछ हुआ, हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए हैं। अमलेंदु जी, आपसे भी समझना चाहता हूं, जो कुछ अभी हुआ है इसमें जो दलीलें अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई, खासकर जो हाईकोर्ट में दलीलें दी गई, उन दलीलों में कितना दम था और क्या आपको लगता है कि यहां से सुप्रीम कोर्ट कुछ एक्शन ले सकता है? देखिए राजीव जी, जो हाईकोर्ट में दलीलें दी गई निश्चित तौर पर उनमें दम तो था, लेकिन अब वो चूंकि फैसले में आ चुका है और दलीलें नहीं मानी गई हैं अभिषेक मनु सिंघवी की हाईकोर्ट के द्वारा अपना निर्णय देते हुए, तो इसलिए उस पर कोई वैसी टिप्पणी तो नहीं की जा सकती। लेकिन जहाँ तक ये आम आदमी के समझने की चीज़ है तो ये समझा जा सकता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा दलीलें थीं और वो दलीलें थीं जिन पर विचार किया जाना चाहिए था और जिनको माना जा सकता था। जैसे कि सबसे पहले यही था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी तौर पे भी नहीं है। दूसरा ये कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किसी एक भी रुपए की बरामदगी नहीं हुई है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, ये सबसे बड़ी बात थी। और अरविंद केजरीवाल का नाम जिस अप्रूवर ने लिया है उसके 11 बयान लिए गए और 10वें बयान में जब उसने जाकर के अरविंद केजरीवाल का नाम लिया तब जाकर के वो अप्रूवर भी बन गया और उसको जमानत भी मिल गई। तो ये एक जो कहा जाए कि षड्यंत्र को दर्शाने की जो दलील दी गई थी वो साफ तौर पर दिखाई देती है कि जांच एजेंसी की तरफ से कोई षड्यंत्र किया जा रहा था अरविंद केजरीवाल का नाम लेने के लिए, ऐसा समझा जा सकता है। ये दलील जो थी वो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखी गई थी, हालांकि उसको हाईकोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब राजीव जी जब ये बात आएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है कि इन सारी दलीलों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा जो दलीलें रखी गई हैं। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में बात रख थे अभिषेक मनु सिंघवी अपनी, तो उस समय उन्होंने दलील जब देने की कोशिश की तो जो जस्टिस खन्ना, जो संजीव खन्ना जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं, उन्होंने कहा भी कि आप अपनी दलीलें जो है सुरक्षित रखिए, इसको जब सुनवाई होगी इस पर तो इसको सुना जाएगा। इसका मतलब वो दलीलें उनकी सुनी जाएंगी अभिषेक मनु सिंघवी की, जो उन्होंने हाई कोर्ट में रखी थी वो दलीलें भी यहाँ रखी जाएंगी। और उसके अलावा कुछ और उन्होंने जो थे वो खुलासे करने की कोशिश की जिससे अदालत की अंतरात्मा झकझोर जाए। ये कहा भी सिंघवी ने कि मैं अदालत की अंतरात्मा को झकझोरने के लिए कुछ तथ्य दिखाना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल वो उन्हीं बातों पे आता हूं। दोस्तों, जैसे सुनवाई शुरू हुई अभी से थोड़ी देर पहले 1:21 मतलब 5 मिनट पहले सुनवाई शुरू हुई है और उस सुनवाई में क्या कुछ हुआ है वो आप तक हम लोग रखना चाहते हैं। सुनवाई में एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, आप जानते हैं देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक, और वो इस केस को लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और दूसरी तरफ जानते हैं आपकी सॉलिसिटर जनरल हैं और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी हैं। तो यहां सुनवाई में अरविंद केजरीवाल की तरफ से इन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलील दी है, उन्होंने कहा कि मैं अदालत की अंतरात्मा को झकझोरने के लिए कुछ तथ्य दिखाना चाहता हूं, कुछ चुनिंदा लीक हैं, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से यहां उपस्थित अभिषेक मनु सिंघवी। तो इस पर जस्टिस खन्ना, आप जानते हैं 2 जजों की पीठ है ये, जस्टिस खन्ना है, दीपांकर खन्ना, और दूसरे हैं दीपांकर दत्ता हैं और संजीव खन्ना हैं। तो जस्टिस खन्ना जो हैं उन्होंने कहा कि मिस्टर सिंघवी नोटिस जारी किया जाए। सीधा इन्होंने कहा नोटिस जारी किया जाए। सिंघवी जी नोटिस जारी किया, इस शुक्रवार एक छोटी सी तारीख बताएं।
सिंघवी ने बोला इस शुक्रवार को एक छोटी सी तारीख बता दीजिए, क्योंकि आज है सोमवार, शुक्रवार तक इसमें कर देते। जस्टिस खन्ना ने कहा कि एक छोटी सी तारीख देंगे, लेकिन आपके द्वारा सुझाई गई तारीख संभव नहीं है। आपने जो तारीख सुझाई है वो तारीख संभव नहीं है। आप छोटी सी तारीख की बात कर रहे हैं कि आगे की इस पे सुनवाई पे कोई तारीख दी जाए, तो ये तारीख संभव नहीं है जो आप मांग रहे हैं। तो इसके बाद क्या कुछ होता है वो भी आप तक हम रखना चाहते हैं। बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे ये केस है। सिंघवी कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक असामान्य तरीका है। इस याचिकाकर्ता का नाम ECIR या आरोप पत्र में नहीं है, इसलिए जरूरत है कि जल्दी से जल्दी आप इसको अगली तारीख दीजिए जिस पे नोटिस आप चाह रहे हैं कि ईडी को नोटिस जारी किया जाए, लेकिन उसके लिए आप एक लंबी तारीख न देकर नजदीक की तारीख दीजिए, क्योंकि चुनाव का वक्त है। तो जस्टिस खन्ना बोले दलीलें जो हैं वो सारी सुरक्षित रखेंगे, आप जो दलील दे रहे हैं उसको सुरक्षित रखा जाए, लेकिन आप जो सुझा रहे हैं वो संभव नहीं है। इसके बाद बात आगे बढ़ती है। सिंघवी जो हैं वो कहते हैं कि ये जो अरेस्ट है इनका, ये अरेस्ट कहीं ना कहीं हमारे कैंडिडेट का अरेस्ट इस समय चुनाव का वक्त है और वो चुनाव से वंचित करने के लिए किया गया है। यानी चुनाव में हम प्रचार प्रसार ना कर पाए, इसके लिए मुझे अरेस्ट किया गया है। मुझे मतलब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी यहां लड़ रहे हैं। तो एसजी जो हैं वो भी यहां ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, लेकिन यहां अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात पूरी तरह से रख रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जो बात रख रहे हैं, जो दलीलें यहां पेश कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दलीलें हैं और इन दलीलों में कहीं ना कहीं कोर्ट जो है वो उनका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कहेंगे अमलेंदु जी कि कोर्ट कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी की बातों को यहां पर सुनता हुआ, बहुत गंभीरता से सुनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक जो कुछ हुआ उसको जरा रिपीट कीजिए, अभी तक जो कुछ हुआ है। देखिए राजीव जी, एक तो अभी तक तो हुआ ये है कि पहले तो मामला जो था वो हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में इस गिरफ्तारी को चुनौती दी गई और हाई कोर्ट में एक लंबी बहस जो थी वो चली, और हाई कोर्ट में जो लंबी बहस चली उसमें ईडी ने भी अपनी तरफ से दलीलें दी और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जो थी काफ़ी दलीलें दी। अब अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलीलें दी, उन दलीलों के जवाब वहाँ ईडी के पास नहीं थे, और ईडी के वकील जो थे, जो ASG मिस्टर राजू हैं, उन्होंने जो दलीलें दी वो दलीलें बड़ी हास्यास्पद कही जा सकती हैं। जिस तरह की उन्होंने दलीलें दी, जैसे कि क्या कि आतंकवादी है मुख्यमंत्री है, कोई घटना में लिप्त हो जाए तो क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, कोई कत्ल हो जाए तो उसमें गिरफ्तार नहीं, इस तरह की चीज, मतलब उन्होंने दलीलें देने की, मतलब इस केस को अरविंद केजरीवाल को आतंकवाद से, उनके केस को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की थी। आप याद कीजिए SG जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो राजू ने, SY राजू ने, उन्होंने ये करने की कोशिश की थी। ये मामला हाई कोर्ट का था। अब वहां हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज हो चुकी है। अब ये याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक लंबे अंतराल के बाद, क्योंकि सुबह से हम लोगों की भी नजरें टिकी हुई थी, 57 नंबर का केस था, 57 नंबर का केस था अरविंद केजरीवाल का। पहले नंबर के केस से लेकर 56वें नंबर के केस तक जो तमाम सुनवाइयां पूरी हुई इस कोर्ट में, जस्टिस खन्ना, संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता के कोर्ट में, जो डबल बेंच की कोर्ट है ये, इस कोर्ट में ये पूरी 57वें नंबर के केस पर सुनवाई जब जारी हुई तो यहां पर उन्होंने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे ही अपनी बात रखने आए, उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड, मैं कुछ आपके दिल को झकझोरने वाले कुछ खुलासे यहां करने जा रहा हूं, कुछ लीक्स देने जा रहा हूं, कुछ ऐसी चीजें रखना चाहता हूं जिसको देखकर, सुनकर आपके दिल जो हैं वो झकझोर जाएं, आप हिल उठेंगे कि क्या कुछ रखने जा रहा है। इस पर इन्होंने कहा कि आपकी पूरी दलीलें सुनेंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि ईडी को एक नोटिस जारी किया जाए। तो इस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप नोटिस जारी कीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ठीक है, आप नोटिस जारी कीजिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि लंबा नोटिस, मतलब नोटिस का जो वक्त हो वो लंबा ना हो। इस शुक्रवार को आप कर दीजिए। आज सोमवार है, इसी हफ्ते की आखिरी दिन है शुक्रवार, उस दिन कर दीजिए। तो इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, संजीव खन्ना ने कहा कि हां, हम कुछ करेंगे, लेकिन आपकी जो बात है वो हम नहीं सुनेंगे। मतलब कहने का मतलब कि आप जो तारीख दे रहे हैं, आप जो सुझाव दे रहे हैं, वही हम माने, ऐसा नहीं है, वो नहीं मान सकते। हो सकता है कि आपका सुझाव भी मान लें। तो इतनी बातें हुई। इस बीच दोस्तों,
एक बात और इंपॉर्टेंट है कि अभी से थोड़ी देर बाद 2 बजे अरविंद केजरीवाल की पेशी उधर राउज एवेन्यू कोर्ट यानी लोअर कोर्ट में है, और जिसने कस्टडी में भेजा था, जुडिशियल कस्टडी में भेजा था अरविंद केजरीवाल को, आज अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी भी खत्म हो रही है, यानी न्यायिक हिरासत आज उनकी उसकी अवधि पूरी हो रही है। और वहां भी है, 2 चीजें हैं, न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद अगर हिरासत नहीं मांगे तो उससे भी जो मुजरिम है जिसके ऊपर आरोप है उसको छोड़ा जा सकता है, उसको जमानत दी जा सकती है, या यहां ईडी फिर से उनको रिमांड पे ले। तो एक केस 2 बजे से भी है, उस केस पर भी नजरें टिकी हुई हैं हम लोगों की कि राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक क्या हुआ वो भी आप तक, और अभी जिस वक्त ये चर्चा कर रहे, कार्यक्रम कर रहे हैं, वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर जो दलील देना शुरू किया इधर अभिषेक मनु सिंघवी ने, उन्होंने जो पहली बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि आपको झकझोर देने वाला, आपको हिलाकर रख देने वाली कुछ बातें मैं आपके सामने, कुछ साक्ष्य, कुछ प्रूफ, कुछ लीक आप तक रखना चाहते हैं। तो इस पर इन्होंने साफ साफ कहा, अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने। लेकिन जस्टिस खन्ना ने कहा कि ये सारी बातें सुनेंगे, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि एक नोटिस जारी करें हम ईडी को। ईडी की तरफ से, सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो वहां मौजूद थे, तुषार मेहता वो थे मौजूद। उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, उस बारे में ऑब्जेक्ट किया जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर आप नोटिस दे रहे हैं तो इसी दिन, इसी सप्ताह के जो आखिरी दिन है, कार्यकारी दिन, कामकाजी दिन जो है शुक्रवार, उस दिन का वो दे दीजिए। तो उन्होंने कहा सीधा सीधा कि आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, क्योंकि ये तय कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा, खन्ना ने कहा, जस्टिस खन्ना ने, कि मैं आपकी बात मानूं ना मानूं ये देखेंगे। लेकिन इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वहां ये है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जब 19 तारीख, ये शुक्रवार 19 तारीख है ना, 19 तारीख की जो तारीख सुझाई थी, तो इस पर इन्होंने कहा कि 19 नहीं 29। अब 29 और 19 में क्या कुछ हो रहा है ये भी हम आएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां 2-1 महत्वपूर्ण बातें और भी चल रही हैं। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि तारीख देने के लिए इन्होंने कहा कि आप ये समझिए मिलॉर्ड, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप ये समझिए मिलॉर्ड कि ये गिरफ्तारी इलीगल है, और यानी कि ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इलीगल है, और इसीलिए हमने नोटिस दिया है, क्योंकि ECIR में जो आरोप पत्र है उसमें इनका नाम नहीं है, अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि अभी चुनाव का वक्त है, चुनाव के प्रचार से इनको दूर रखने के लिए गिरफ्तार किया गया है। अगर आप लंबी तारीख देंगे नोटिस जारी करके और नोटिस का जवाब मांगने का ईडी से, तो फिर हमारा चुनाव प्रचार, हमारा जो क्लाइंट है, हमारे जो, हालांकि क्लाइंट नहीं, वहां कहते हैं मैं के रूप में कोर्ट में आपका वकील जो है वो इकट्ठा वहां पे सामने आता है जज के सामने, क्योंकि आप खुद एक वकील जो आपके रूप में वहां खड़ा होता है। तो उनका कहना है कि मुझे इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि चुनाव प्रचार से मुझे दूर रखा जाए, और मैं चाहता हूं कि चुनाव प्रचार में मैं शामिल हो पाऊं, इसलिए इस केस को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सुन लिया जाए। आगे क्या कुछ होता है अमलेंदु उपाध्याय जी? बस उसके बाद राजीव जी होता ये कि वो कहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी सुना जाए, और इसमें चूंकि मुझको रोका गया है ताकि मैं चुनाव नहीं लड़ने पाऊँ, तो इसलिए जो है ये इसे किया जाए। और इस याचिकाकर्ता का नाम जो है, जो ECIR है, ये आरोप पत्र है, उसमें कहीं नहीं है, सिर्फ 15 स्टेटमेंट्स हैं, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि ठीक है, इसको नोटिस जारी करते हैं। तो उन्होंने 19 अप्रैल की बात की, जो आप बता ही चुके कि 19 अप्रैल की उन्होंने मांग की कि भी शुक्रवार को, मतलब आखिरी दिन जो इस हफ्ते का, उसको किया जाए। लेकिन उस पर जस्टिस खन्ना तैयार नहीं हुआ, और SG ने भी उस पर ऑब्जेक्ट किया। तो ये कहा गया कि भाई 29 अप्रैल को हम इसको सुनते हैं, तब तक ईडी से हम जवाब मांगते हैं। आपकी जो दलीलें हैं वो हम निश्चित तौर पर सुनेंगे, और आप अपनी दलीलों को सुरक्षित रखिए, यानी कि आपकी दलीलें जो भी हैं वो सुनी जाएंगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से आश्वासन दिया है अभिषेक मनु सिंघवी को, यानी अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता को, कि आपकी दलीलें निश्चित तौर पर सुनी जाएंगी। लेकिन हम ईडी को नोटिस जारी करते हैं। ईडी को नोटिस जारी करने का मतलब ये राजीव जी कि अब ईडी को अपने पूरी तर्कों के साथ इस मुकदमे में सुनवाई के लिए आना होगा,
और जिस तरीके की दलीलें हाईकोर्ट में दी गई हैं उस तरीके की दलीलें नहीं चलेंगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ पे आपको तथ्यों के आधार पर बात करनी होगी। यहाँ पे मनगढ़ंत कहानियाँ और यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन या किसी तरीके का एजम्पशन जो है वो यहाँ पे नहीं चलेगा कि आप जो एज्यूम कर लें कि साहब ऐसा हो सकता था, ऐसा होता। क्योंकि ये आपने गिरफ्तार किया तो आपने किस आरोप में गिरफ्तार किया है, अपराध क्या है, उस पे होगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अभी आदेश आ चुके हैं, अब आज भी एक ईडी को लेकर के एक आदेश है कि अगर कोई अपराध नहीं हुआ है तो आप उसको अटैच नहीं कर सकते संपत्ति को। बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके का ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर अब नोटिस जारी किया है प्रवर्तन निदेशालय को, यानी ईडी को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, और जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी, यानी अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा खुद की गिरफ्तारी और उसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले में जो शराब घोटाला मामला जो है उस मामले में उनकी रिमांड को चुनौती दी है। यह दो बातें हैं, एक ये है कि ये इलीगल है और रिमांड जो है इसको भी उन्होंने चुनौती दी है अरविंद केजरीवाल ने, और ये चुनौती के साथ साथ ये भी कहा है कि चूंकि ECIR में नाम ही नहीं है, आरोप पत्र में नाम ही नहीं है, तो मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है, मेरी गिरफ्तारी ही इलीगल है। यहां दोस्तों आप समझिए, यहां अरविंद केजरीवाल जमानत नहीं मांग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल यहां सीधा सीधा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे इलीगल ढंग से, अवैध ढंग से गिरफ्तार किया गया है, मेरी गिरफ्तारी नाजायज है, अवैध है, इलीगल है, यह कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और इसके लिए अब एक नोटिस सुप्रीम कोर्ट से जारी किया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को 24 तारीख तक इसका जवाब देना है और कोर्ट का कहना है कि 29 तारीख को इस पर हम सुनवाई करेंगे। हालांकि यहां पर ऑब्जेक्शन लिया अभिषेक मनु सिंघवी ने, उन्होंने कहा कि 29 तारीख एक लंबा वक्त है, तब तक चुनाव खत्म होने की, मतलब आधा चुनाव तो निपट ही जाएगा। आप जानते हैं 19 तारीख को पहले फेज का मतदान है, फिर 26 तारीख को दूसरे फेज का मतदान है, हालांकि उसके बाद 7 मई को तीसरे फेज का मतदान है, और दिल्ली में अगले महीने की 25 तारीख को, यानी 25 मई को दिल्ली में चुनाव है। लेकिन उससे पहले दूसरे राज्यों में भी चुनाव हैं जहां चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल जाना चाहते हैं। इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि उन्हें, यानी अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। आप इस बात को समझिए मिलॉर्ड, अरविंद केजरीवाल को, यानी मुझे गिरफ्तार इसलिए किया गया है ताकि मैं चुनाव प्रचार न कर पाऊं। यह पॉलिटिकली कहीं ना कहीं साजिश रची गई है और उसके तहत गिरफ्तार किया गया है, और इसी पर ईडी को नोटिस जारी किया गया है। लेकिन इसके बाद, अभी से ठीक 15 मिनट बाद, एक सुनवाई और राउज एवेन्यू कोर्ट में भी होगी, और उस सुनवाई में बहुत दिलचस्प बातें सामने आने वाली हैं। पहली बात तो अमलेंदु जी ये कि या तो हो सकता है कि यहां रिमांड कोई मांगे ही नहीं, जुडिशियल कस्टडी की बात ही ना आए, तब क्या अरविंद केजरीवाल को यहां जमानत दे दी जाएगी, छोड़ दिया जाएगा। और दूसरा, क्या यहां से केस जो है सीबीआई की तरफ भी शिफ्ट होता हुआ हम देखेंगे, या यहां क्या फिर से ईडी जो है वो फिर से रिमांड मांगेगी। तो बहुत कुछ है, क्योंकि ईडी के पास अभी रिमांड के लिए है और भी समय। तो लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली आबकारी नीति मामले में कब क्या कुछ हुआ, ये हमारे स्क्रीन पे आप राइट साइड में देख रहे हैं। राइट साइड में जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, पढ़ लीजिए कि अभी तक क्या कुछ हुआ है। बहुत ही दिलचस्प केस है, लेकिन इस केस में उससे भी ज्यादा दिलचस्प मामला अरविंद केजरीवाल का है। इसीलिए इस मामले पर हम लोगों की पैनी निगाह टिकी हुई है। दोस्तों, आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो हमारे साथ जुड़ते हैं, आप में से कई लोग कानून के जानकार हैं, मैं समझता हूं, और इसको बहुत नजदीक से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। इसलिए भी कुछ कहना, जोड़ना चाहते हैं? राजीव जी, अभी जो अमानतुल्लाह खां का जो केस चल रहा था, उसमें बड़ा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक सख्त आदेश जारी किया है, और सख्त क्या है कि जो नॉन वेरिएबल वारंट है उसको निष्पादित नहीं किया जाए। और जो ईडी के वकील हैं मिस्टर राजू, उनसे कहा कि मिस्टर राजू आप उन्हें उपस्थित होने दें, यदि आपके पास कोई सामग्री है तो आप उन्हें गिरफ्तार कर लें, यदि नहीं है तो आप उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे।
आपको धारा 19 पीएमएलए एक्ट का पालन करना होगा। यह नहीं मान लेना चाहिए कि अगर वह सामने आते हैं तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी कि ये बहुत बड़ा, राजीव जी मुझे लगता है कि ईडी से जुड़े हुए तमाम केसेस में जो चल रहे हैं उनके हिसाब से भी ये बहुत बड़ा आदेश है कि ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई व्यक्ति आए और आप उसे गिरफ्तार कर लें। अगर आपके पास कोई आधार नहीं है तो आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। धारा 19 जो है पीएमएलए एक्ट की, आपको उसको मानना पड़ेगा। राजीव जी मुझे लगता है कि ये दलील अब सुप्रीम कोर्ट में अब अरविंद केजरीवाल के मामले में भी दी जा सकती है, चूंकि आपके पास कोई आधार नहीं है गिरफ्तार करने का। चार्जशीट में ECIR में नाम नहीं है अरविंद केजरीवाल का, कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है, कोई मनी टेल नहीं है, तो आपने गिरफ्तार कैसे कर लिया? और यही चुनौती राजीव जी अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से दी गई है चुनौती कि हमारा कहीं नाम नहीं है, ECIR में नहीं है, कोई हमारे से पैसा वसूली नहीं हुई है, कोई मनी टेल नहीं है, तो आपने हमें गिरफ्तार किस आधार पे किया? धारा 19 एक बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर। अमानुतुल्लाह खान का आप नाम जानते हैं दोस्तों, और अभी अरविंद केजरीवाल के केस में जब उनकी याचिका गिरफ्तारी के खिलाफ लगी हुई थी हाई कोर्ट में, वहां पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उनका नाम भी लिया था और उसके बाद से इनको नोटिस दिया गया, उसके बाद से ये केस आगे बढ़ा है। लेकिन इसी केस में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ईडी को फटकार लगाते हुए कि अगर आपके पास कुछ है, पुख्ता यहां पे सबूत है, तो आप उनको गिरफ्तार कर लीजिए, और अगर सबूत नहीं है तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ये बात, और यही बात यहां आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी लागू होगी। तो एक बहुत ही मजेदार तथ्य यहां सामने आया है। और क्या अमानुतुल्लाह, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के केस से पहले उधर दूसरे कोर्ट में नहीं, इसी कोर्ट में शायद इसी कोर्ट में, यानी संजीव खन्ना की कोर्ट में, जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की कोर्ट में ही अमानुतुल्लाह खान की भी का जो केस है वो भी चल रहा था और उस पर सुनवाई चल रही थी। हम लोग उसको भी नजरें टिकाए हुए थे, रखे हुए थे कि वहां क्या कुछ चल रहा है। तो ईडी को पीएमएलए एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, इसके तहत जितने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, और ईडी आनंद फानन में लोगों को गिरफ्तार तो कर रही है, लेकिन ईडी के ऊपर भी अब कोर्ट की तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए यहां अमानुतुल्लाह खान का केस जो है वो अरविंद केजरीवाल के केस के लिए बहुत ही सहायक बनता है। यहां पर कहीं ना कहीं अमानुतुल्लाह खान के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ईडी के पास किसी भी तरह का सबूत नहीं है तो गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। यही कह रहा है ना? जी जी जी, यही कह रहा है। जरा एक बार फिर से रिपीट कीजिए, क्या कुछ कह रहा है? मैं अंग्रेजी में ही बता देता हूं जो ओरिजिनल है। ये लेट द NBW नॉट बी एग्जीक्यूटेड एंड मिस्टर राजू लेट हिम अपीयर एंड यू अरेस्ट हिम इफ देयर इज मटेरियल, इफ नॉट यू डोंट अरेस्ट हिम, you have to follow section 19 PML Act. It should not be taken for granted that if he appears he will be arrested. यानी कि आप जो इसको टेकन ग्रांटेड नहीं ले सकते कि अगर वो उपस्थित होते हैं तो आप उनको गिरफ्तार कर लेंगे, आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई मामला है, आपके पास कोई चीज है, कोई सबूत है, तो आप उनको निश्चित तौर पर गिरफ्तार कीजिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपको पीएमएलए एक्ट की धारा 19 का जो सेक्शन 19 है उसका पालन करना होगा, ये साफ तौर पे है। और नॉन मेलेबल वारंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, ये साफ तौर पे कहना है सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश। और उसके बाद ये कहा भी उन्होंने कि यू मस्ट हैव टेक इनटू अकाउंट द अर्लियर ऑर्डर्स, आपको पहले के ऑर्डर्स में भी इसको ध्यान में रखना होगा। यानी कि ये साफ आदेश अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप निश्चित तौर पर गिरफ्तार कीजिए, और सबूत अगर नहीं है तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति के सामने आने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको गिरफ्तार कर लें, आप इसको टेकन ग्रांटेड नहीं ले सकते। जी, मतलब अरविंद केजरीवाल के लिए अमानुतुल्लाह खां के केस का ये जो फैसला है, जो कोर्ट की जो टिप्पणी है, और हो सकता है ये लिखित रूप में भी आए सामने, ये जो फैसला है ये एक इंपॉर्टेंट पहलू बन सकता है। ये एक दलील ही नहीं बल्कि एक साक्ष्य, एक तथ्य के रूप में सामने आने वाले समय में अभिषेक मनु सिंघवी ला सकते हैं कि मिलॉर्ड आपने ही ये कहा है, और यहां हम उसी आधार पे इस केस को खारिज करवाने के लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को इलीगल घोषित करने के लिए आए हैं। और यहां पर 29 तारीख को, इसी महीने की 29 तारीख को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की नेक्स्ट हियरिंग के लिए जो समय दिया है, लेकिन उससे पहले 24 तारीख तक, जी हां 24 अप्रैल तक ईडी को उस नोटिस का जवाब देना है।
और उसको हलफनामा पेश करना है कोर्ट में, और उसके बाद इस पर बहुत सारी बातें होंगी। इस बीच देखिए अरविंद केजरीवाल से मिले हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है अरविंद केजरीवाल से मिले हैं, और थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल की पेशी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ऐसी तस्वीर फिर से आएगी राउज एवेन्यू कोर्ट में। करीब आधा घंटा इन दोनों के बीच मुलाकात हुई है। अरविंद केजरीवाल से मिलकर भगवंत मान ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे। ऐसे बर्ताव किया जा रहा है उनके साथ जैसे बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया हो। भगवंत मान ने कहा है, और उन्होंने कहा कि मेरे आंख में आंसू आ गए। फेस टू फेस मुलाकात नहीं करवाई गई, बल्कि बीच में शीशा लगा हुआ था, बीच में शीशा लगा हुआ इस तरह से मुलाकात हुई है अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान की। समझिए आप, दोनों मुख्यमंत्री हैं, एक दिल्ली का मुख्यमंत्री और दूसरे जो हैं वो उधर पंजाब के मुख्यमंत्री। लेकिन दोनों मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री जेल में हैं और दिल्ली कैपिटल है, आप जानते हैं देश की राजधानी भी है, और राजधानी का जो मुखिया है, मुख्यमंत्री है, वो जेल में है और फेस टू फेस मुलाकात नहीं कर सकते हैं वो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से, अपने ही राज्य पंजाब के मुख्यमंत्री से। ये सब कुछ यहां बताया जा रहा है। तो बहुत कुछ इधर एक तरफ, दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होते हैं अरविंद केजरीवाल के केस को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी बहस नहीं चलती है। नोटिस जारी किया जाता है अरविंद केजरीवाल के इस केस को लेकर, ईडी को नोटिस जारी किया जाता है। 24 अप्रैल तक इस नोटिस का जवाब देना है ईडी को, लेकिन 29 को इस पर फिर से सुनवाई होगी। और जब सुनवाई की आज शुरुआत होती है तो अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बातें रखना शुरू की थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि दिल को झकझोर देने वाले तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम पहले नोटिस जारी करना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ईडी ने आखिर गिरफ्तार क्यों किया है। लेकिन इस केस में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट तब आता है जब अमानुतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को लेकर उनके केस पर जो टिप्पणी आती है सुप्रीम कोर्ट से, वो बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, जिसमें साफ साफ कोर्ट फटकार लगाते हुए कहता है कि आपने, ईडी को कहता है, खासकर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को, कि आप अगर गिरफ्तार करें तब करें कि जब आपके पास कहीं ना कहीं सबूत हो। क्या आपके पास अमानुतुल्लाह खान के लिए सबूत है? और यही सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि यहां अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने मामले में, यानी अरविंद केजरीवाल के मामले में, उन्होंने कहा है कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, हमारा नाम कहीं आपके आरोप पत्र में नहीं है, लेकिन उसके बाद आप गिरफ्तार कर रहे हैं, यह कहां तक जायज है? यह बहुत बड़ी बात। और यहां जो गिरफ्तारी है इनकी, ये जायज नहीं है, ये इलीगल है, अवैध है, और इसलिए इस गिरफ्तारी को आप समाप्त कीजिए, खत्म कीजिए। अभी से थोड़ी देर बाद, अभी देखिए 1:53 हो रहा है, और थोड़ी देर बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी अरविंद केजरीवाल की। और यहां भी एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई होनी है, क्योंकि लोअर कोर्ट में अभी तक जो हुआ है वो आप जानते हैं। पहली बात यह हुई कि 21 तारीख को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। देखिए यहां लिखा हुआ है, अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करती है 21 तारीख को, और उसके बाद 22 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होती है। 6 दिन की रिमांड दी जाती है ईडी को, फिर ईडी अगले 6 दिन के बाद ईडी को फिर 4 दिन की रिमांड मिलती है। इसके बाद ईडी रिमांड नहीं मांगता है, और उसके बाद ये न्यायिक हिरासत में चले जाते हैं, यानी जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ चले जाते हैं। और आज उनकी जुडिशियल कस्टडी भी खत्म हो रही है। अरविंद केजरीवाल की आज जुडिशियल कस्टडी खत्म हो रही है, और 2 बजे अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में यहां क्या क्या हो सकता है, एक बार आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या कुछ हो सकता है यहां पे राउज एवेन्यू कोर्ट में? देखिए राजीव जी, अब राउज एवेन्यू कोर्ट में मुझे लगता है कि शायद ईडी जो है वो मांग सकती है फिर से उनकी रिमांड, और अगर ईडी नहीं मांगती है तो हो सकता है कि सीबीआई जो है रिमांड मांगने के लिए पहुंच जाए, और अगर नहीं होता तो हो सकता है फिर न्यायिक हिरासत फिर आगे के लिए बढ़ा दी जाए। क्योंकि अभी राउज एवेन्यू कोर्ट से शायद इसको केस को ख़त्म करने की कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि केस में और लोग भी हैं, तो केस तो यहाँ से ख़त्म नहीं हो सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी को चैलेंज दिया गया उसमें मुझे सुप्रीम कोर्ट से ही कोई राहत मिल सकती है। लेकिन आज यहाँ से जो है 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ईडी फिर मांग करें, हालांकि ईडी ने पिछली बार तारीख पे मांग नहीं की थी रिमांड की, कि अभी हमको रिमांड की आवश्यकता नहीं है, जब जरूरत होगी तब इनको मांगेंगे, ये ईडी ने कहा था। तो आज भी देखना ये है कि क्या ईडी जो है वहाँ रिमांड मांगती है कि नहीं मांगती है। हालांकि लगता ये है कि ईडी शायद रिमांड वहाँ आज भी नहीं मांगे,
ऐसा लग सकता है, चूंकि अभी बहुत सी चीज़ें ईडी को और जोड़नी होगी केस को फ्रेम करने के लिए। तो अभी तक ईडी ने इस में और कोई गिरफ्तारी भी राजीव जी नहीं हुई है कि किसी से आमने सामना कराने की बात कही जाए कि साहब आमना सामना कराना है। तो अभी ये जो है लगता है कि अभी इसमें जुडिशियल कस्टडी जो है शायद वही आगे बढ़ जाए। जी जी, जुडिशियल कस्टडी हो सकता है कि बढ़ जाए, हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि एक आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कतई ईडी नहीं चाहेगी कि उनको इतनी जल्दी छोड़ दिया जाए। लेकिन यहां पर सवाल यह भी उठता है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी थी, संजय सिंह की जमानत जो बेल याचिका थी उस पर आखिर जमानत के समय ईडी ने उनके जमानत का विरोध क्यों नहीं किया था, बेल का विरोध क्यों नहीं किया था? आप याद कीजिए, कुछ आप जोड़ना चाहते हैं आप? जी राजीव, मैं यही जोड़ना चाहता हूं, इसीलिए संजय सिंह की जमानत का ईडी ने विरोध नहीं किया। जो फैसला अमानतुल्लाह खान के इस पे आ गया है राजीव गिरफ्तारी के मामले पे कि आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, अगर वहाँ ईडी विरोध करती तो यही कहा गया था ईडी से कि आपके पास सबूत हैं, आप सबूत लेकर के आइए। अगर सबूत नहीं है तो फिर हम इसको मेरिट के आधार पर सुनेंगे और मंगलवार को हम इसको मेरिट के आधार पर सुनेंगे। जस्टिस खन्ना की ही राजीव जी वो भी बेंच थी, जस्टिस खन्ना ने ही कहा था कि अगर आपके पास सबूत है तो आप सबूत लेकर के आइए। इस पर लंच के बाद फिर जब ईडी के वकील मिस्टर राजू उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा कि हम इनको स्पेशल कंसेशन देना चाहते हैं और हम इनकी जमानत का विरोध नहीं करते। अगर ईडी वहाँ जमानत का विरोध कर देता राजीव जी तो फिर वो मेरिट के आधार पर होता और मेरिट के आधार पर पीएमएलए एक्ट की जो धारा 19 है उसके आधार पर सुनवाई होती है। और उसमें चूंकि आपने संजय सिंह से कुछ बरामद नहीं किया, कोई मनी ट्रेल नहीं है, इसलिए फिर उनको जो था वो जमानत मिल जाती और ये ईडी की बड़ी एक तरीके से हार होती। जैसे कि आज जो एक तरीके से देखा जाए अमानतुल्लाह खान के केस में ईडी की एक हार हुई है, तो इसीलिए वहाँ जो था जमानत का विरोध नहीं किया गया। यहाँ भी राजीव जी जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो अगर इस पे बात होती है तो फिर ईडी के पास दलीलें नहीं होंगी। अब ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है राजीव जी। बिल्कुल, ईडी के पास दलीलें नहीं हैं, ईडी के पास जो कुछ है उसमें कहीं ना कहीं जो गिरफ्तार लोग हैं या इनके जो वकील हैं ये यही कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित पूरा का पूरा मामला है। आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है और यहां कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट नकेल कसता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो मामला चल रहा है जिसमें अमानतुल्लाह खान का मामला था और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ही अरविंद केजरीवाल का मामला आया। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल का जो ये केस है ये 57वें नंबर पर था, यानी 57th नंबर का केस, और सुबह से लगातार नजरें निगाहें टिकी हुई थी हम लोगों की कि इस केस में क्या हो रहा है। और इसके बाद जब इनका नंबर आया, इससे पहले अमानतुल्लाह खान का नंबर आया था, इसके बाद इनका जब नंबर आया है तो वहां पर कहा गया कि इस केस में आगे की हियरिंग जो है वो 29 तारीख की जाती है, यानी 29 अप्रैल को आगे हम इस पर सुनवाई करें। लेकिन उससे पहले जब अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बातें रखी, दलीलें रखी, वो इंपॉर्टेंट दलीलें थी जिसमें वो कह रहे थे कि अगर आप मिलॉर्ड अगर इसी सप्ताह शुक्रवार को यानी 19 तारीख को अगर आप फिर से तारीख आप दे देते हैं, इस पर सुनवाई करते हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अभी चुनाव का वक्त है और हमें जानबूझकर गिरफ्तार किया गया है ताकि हम चुनाव प्रचार से बाहर रहें, हमें चुनाव प्रचार से वंचित करने के लिए, बाहर रखने के लिए यह सब किया गया है। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड केस है ये, इसलिए इसको आप जल्दी से जल्दी सुनिए। इस पर जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता दोनों ने यही कहा, ये दो जजों की पीठ है दोस्तों, इन दोनों ने यही कहा कि हम बिल्कुल आपकी हर दलील को नोट कर रहे हैं और हर बात आपकी सुनेंगे, लेकिन चाहते हैं कि एक बार ईडी हमारे नोटिस का जवाब दे और 24 अप्रैल तक ईडी जो है वो नोटिस का जवाब दे दे ताकि 29 अप्रैल को हम इस बात को सुने। और यहां ये मामला जो है यहां से समाप्त होता है, यानी अरविंद केजरीवाल की अब सुनवाई 29 तारीख को होगी। लेकिन यहां से एक केस जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है और वो केस है अमानतुल्लाह खान का केस, जो मामला भी इसी का है। लेकिन यहां पर ईडी को जबरदस्त फटकार सुप्रीम कोर्ट से लगाई जाती है और कहा जाता है कि अगर आपके पास साक्ष्य नहीं है तो आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, और अगर आपके पास कुछ साक्ष्य है, कुछ अगर
अगर प्रूफ है, एविडेंस है, तो आप गिरफ्तार कीजिए। आपके पास अगर एविडेंस नहीं है तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक फटकार लगाई गई है। इसके आगे अब ईडी क्या कुछ करता है वो देखना होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक केस आप जानते हैं, अभी से थोड़ी देर बाद ऐसे ही विजुअल, ये पुराना विजुअल है, पिछली बार का विजुअल है जो आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे लगातार। ये पिछली दफा जब राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल आए थे तब का है विजुअल। लेकिन अब चूंकि 2 बज चुका है और अरविंद केजरीवाल की अब से थोड़ी देर में 2 बजे का समय है, राउज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, इनकी पेशी होनी है। और यहां क्या कुछ होता है, क्योंकि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल का मामला है। और इससे पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की मुलाकात हुई, लेकिन भगवंत मान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से मिलकर मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सबसे दुखद पहलू यह है कि अरविंद केजरीवाल को जिस ढंग से रखा गया है तिहाड़ में, वैसे किसी आतंकवादी को भी नहीं रखा जाता। यानी यहां कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को वो सुविधा नहीं दी जा रही है जो सुविधा एक मुख्यमंत्री को मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जेल में रहे और उसके लिए कुछ न कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं होती हैं, कहा जाता है, और उस आधार पे यहां वैसा नहीं है। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के बीच जो मुलाकात करवाई गई है उसके बीच एक शीशे की दीवार थी, और उस शीशे की दीवार के साथ यानी दोनों आमने सामने बिना दीवार के, शीशे की दीवार के नहीं मिल सके। यह सब कुछ कहा गया है भगवंत मान की तरफ से। भगवंत मान जब निकल के बाहर आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा है यह भी आपको सुनाएंगे हम। लेकिन उससे पहले जो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां अब जबकि भगवंत मान से मुलाकात के बाद भगवंत मान बाहर आए, जब मीडिया से उन्होंने बात की, अपनी बातें रखी, दूसरी तरफ अब अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया है। कोर्ट में कितनी देर तक सुनवाई चलती है और कोर्ट में क्या आज फिर से ईडी रिमांड मांगती है या उनकी जुडिशियल कस्टडी को आगे बढ़ाया जाता है, या यहां कहा जाता है कि हमको जितनी पूछताछ करनी थी सब कुछ हो गया, अब हम इनको छोड़ते हैं। मतलब ये तीनों बातें यहां आ सकती हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, कि या तो ये कहा जाए कि हमने इनको गिरफ्तार किया था क्योंकि उधर सुप्रीम कोर्ट नाराज दिखाई दे रहा है अमानतुल्लाह वाले मामले में, तो ईडी ये भी कह सकती है कि हमारा काम हो गया है, हमको जितनी पूछताछ करनी थी हमने कर लिया, अब हमको जुडिशियल कस्टडी भी नहीं चाहिए, अपनी कस्टडी नहीं चाहिए, ये भी कह सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि हमको और रिमांड पे चाहिए, यह भी कहा जा सकता है। एक बात और सुनने में आ रही है कि सीबीआई भी रिमांड पे ले सकती है, क्योंकि के कविता जो बीआरएस की नेता हैं और के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं हैदराबाद से, जिनको गिरफ्तार किया गया था, आज ही उनको 14 दिन की सीबीआई ने रिमांड ले ली है। तो सीबीआई रिमांड पे अरविंद केजरीवाल को लेना चाहेगी क्या? क्योंकि अभी एक बयान ये भी आया था, सीबीआई की तरफ से भी एक खबर आई थी कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई रिमांड पे ले सकती है और के कविता के साथ आमने सामने पूछताछ कर सकती है। तो यह मामला भी आ सकता है। और तीसरी बात एक आ सकती है जिसमें इनकी जुडिशियल कस्टडी और बढ़ा दी जाए। क्या कुछ देखते हैं? जी राजीव जी, एक तो जज साहिबा बैठ गई हैं और शायद थोड़ी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी राउज एवेन्यू कोर्ट में। दूसरा ये कि राजीव जी आप जो बता रहे हैं उसमें तीनों संभावनाएं हैं जिसको कहा जा सकता है कि ईडी जो है वो ये फिर कह सकता है कि भाई हमको इनकी रिमांड और दी जाए, हमको कुछ और जानकारी चाहिए, या सीबीआई पहुंच सकती है कि साहब हमको भी रिमांड चाहिए क्योंकि हमने एक और आरोपी एक इसका है जो कि कविता इसी केस में है जी। उनको एक चीज जरा अपडेट करना चाहता हूं। अपडेट ये कि सीबीआई ने रिमांड के कविता की मांगी थी, लेकिन उस रिमांड को उन्होंने कैंसिल कर दिया, उन्होंने अपनी बात वापस ले ली। अब 23 तारीख तक के कविता जो हैं वो हिरासत में है, जुडिशियल कस्टडी में है। के कविता अब जुडिशियल कस्टडी में है। देखिए, दो बातें आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ अमानतुल्लाह खान की हम बात कर रहे हैं, तुरंत हम केजरीवाल की बात कर ले रहे हैं, तुरंत हम के कविता की बात कर रहे हैं। तीनों का मामला एक ही केस से है और तीनों की हियरिंग इधर उधर हो रही है। लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह, सर्वोच्च न्यायालय, सब जगह हो रही है और तीनों के केस एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये बातें यहां करनी पड़ेंगी। के कविता के मामले में सीबीआई रिमांड जो है वो ना देकर सीधे जुडिशियल कस्टडी में है और अभी से थोड़ी देर बाद के कविता की जमानत पर भी बहस होनी है। क्या के कविता को जमानत मिलेगी, यह भी अभी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को क्या आज फिर से न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा? क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाएगी? क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो उसकी अवधि पूरी हो गई है, इसलिए अब हम इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं हिरासत में? ये होगा बहुत कुछ अभी से थोड़ी देर बाद होना है।
इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का मामला, दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट का मामला, और इसमें अरविंद केजरीवाल के कविता अमानुतुल्लाह का मामला हम लोग आपको बता चुके हैं, जिसमें बहुत जबरदस्त फटकार लगी है ईडी की तरफ से। कुछ आप जोड़ रहे थे, प्लीज जोड़िए। हाँ राजीव जी, इसमें यह भी हो सकता है कि शायद जुडिशियल कस्टडी बढ़ जाए 23 अप्रैल तक। इसलिए हो सकता है क्योंकि इसी केस में के कविता की जुडिशियल कस्टडी भी जो है वो 23 अप्रैल तक बढ़ गई है। तो ये हो सकता है कि शायद जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वो अरविंद केजरीवाल की कस्टडी को शायद बढ़ा दे 23 अप्रैल तक, क्योंकि कस्टडी मांगी नहीं गई है सीबीआई की तरफ से अरविंद केजरीवाल की, अभी तक नहीं मांगी गई है, और ईडी ने भी अभी तक नहीं कहा है कि उसको कस्टडी चाहिए। तो ये हो सकता है कि ये कस्टडी जो है जुडिशियल कस्टडी वो शायद 23 अप्रैल तक बढ़ जाए। हालांकि सुनवाई शुरू हो गई है वहाँ, और रमेश गुप्ता जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में। राजीव जी तो राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को डिफेंड कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की तरफ से वहाँ पेश हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में रमेश गुप्ता, जो इसी टीम के हैं, अभिषेक मनु सिंघवी की टीम से ही हैं, और वहां उनकी पेशी चल रही है अरविंद केजरीवाल की। वहां से क्या कुछ निकल के आ रहा है ये भी हम आप तक रखेंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं सर्वमित्रा सुरजन जी। सर्वमित्रा जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और खरी खरी प्रोग्राम आप लेके आती हैं, और इस प्रोग्राम को उसी के साथ कंटिन्यू हम कर रहे हैं, और यहां हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या कुछ चल रहा है, और खासकर अरविंद केजरीवाल वाले केस में क्या कुछ होने जा रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल यहां से न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ जाएगी? आपके पास क्या कुछ अपडेट है सर्वमित्रा जी? जी राजीव जी, शुक्रिया इस कार्यक्रम में मुझे जोड़ने के लिए। आज अरविंद केजरीवाल की दोहरी परीक्षा की घड़ी थी। सुबह से ये इंतजार था कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता उस पर ये पता चल जाता कि राउज एवेन्यू कोर्ट में, क्योंकि आज उनकी न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही है, उसकी अवधि जो खत्म हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो फिलहाल इंतजार की घड़ियां अब और बढ़ गई हैं। अब 29 तारीख को पता चलेगा कि आगे अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी गिरफ्तारी को ही रद्द करने की जो याचिका दाखिल की थी, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट 29 तारीख को सुनवाई करेगा। लेकिन इससे पहले इस समय राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल को भी क्या के कविता की तरह उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाती है, सीबीआई इस पर क्या करता है, ईडी की अपनी क्या दलीलें रहती हैं, क्योंकि 21 मार्च से गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को ईडी की कस्टडी, फिर न्यायिक हिरासत, और आज तक ईडी ने उनके खिलाफ अब तक वो कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 9 समन आपने भेज दिए, उसके बाद आपने उन्हें 90 समन के बाद एन चुनाव के पहले गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक आप कुछ ऐसा ठोस पेश नहीं कर पाए हैं जिसके आधार पर आप ये कह सकें कि हमें एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार रखना अभी क्यों जरूरी है। ईडी के सामने ये सबसे बड़ा सवाल, और सबसे बड़ा सवाल देश के लोकतंत्र के सामने भी है। और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या कुछ होगा इस पर ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच आज एक खबर ये भी आई कि संदीप पाठक जो आपके नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगले हफ्ते से अरविंद केजरीवाल 2 मंत्रियों से जेल में मुलाकात करेंगे। ये बात तो शुरू से इस पर सवाल उठाए जा रहे थे कि वो जेल से सरकार कैसे चला सकते हैं, और अरविंद केजरीवाल लगातार जेल से निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन आज जो संदीप पाठक ने कहा है कि अब वो अगले हफ्ते से 2 मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, तो इस बात से भी ये समझा जा सकता है कि आप कहीं ना कहीं इस बात के लिए तैयार है कि अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में और रखने की साजिश की जा सकती है। ईडी किसी न किसी तरह उन्हें जेल में रखेगी, कम से कम चुनाव तक। ये तो इस समय ऐसा दिख रहा है। जी राजीव जी। केजरीवाल की पेशी उधर राउज एवेन्यू कोर्ट में, और इधर सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वो हम आप तक रख रहे हैं। और राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, और वहां के कविता की कस्टडी जो है वो जुडिशियल कस्टडी 23 तारीख तक बढ़ाई गई है, और कहा यही जा रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल की भी जुडिशियल कस्टडी जो है वो 23 तारीख तक बढ़ा दी जाए। और ये सब कुछ जैसा आप बता रही हैं सर्वमित्रा जी कि ये सब कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं चुनाव से अरविंद केजरीवाल को दूर रखने के लिए। और यह दलील अभिषेक मनु सिंह भी वहां सुप्रीम कोर्ट में पेश भी कर रहे थे कि हमारे जो क्लाइंट हैं अरविंद केजरीवाल, इनको एक नहीं बल्कि 9 समन भेजा जाता है, और किसी हर समन पे ये जवाब देते हैं, लिखित जवाब इन्होंने दिया है, और इसके बाद 10वें समन के साथ ईडी के अधिकारी आते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं उस दिन जिस दिन
आप जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा था। उसी शाम जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मटेरियल जो है इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है और उसी दिन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं। इसके बाद से कहानी में ट्विस्ट ऐसा कि अरविंद केजरीवाल अभी तक जेल में हैं और चुनाव का वक्त है। क्या अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए सारी साजिशें रची गई हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के साथ साथ एक नहीं बल्कि 3 बार अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी हो चुकी है। पहली पेशी के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल से 6 दिनों की रिमांड मांगी थी। 6 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल की रिमांड ईडी ने 4 दिन की और मांगी और ईडी की 4 दिन की रिमांड और ग्रांट होती है। उसके बाद ईडी का कहना होता है कि हमें अब रिमांड पे अरविंद केजरीवाल नहीं चाहिए, तो यहां पर फिर न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेजा जाता है। अरविंद केजरीवाल 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जाते हैं तिहाड़ जेल, जिस तिहाड़ जेल में अभी से थोड़ी देर पहले भगवंत मान की मुलाकात होती है अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद भगवंत मान ने क्या कुछ कहा है, जल्दी से तुरंत सुन लेते हैं और फिर उधर राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है वो भी आप तक हम लेके आएंगे। पहले भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल से मिलकर निकलने के बाद, सुनिए। बात ये कही कि संगठन देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से और मेरी ड्यूटी इस बात के लिए लगाई कि आपने जगह जगह पे जाना है और इंडिया अलायंस की अगर कोई किसी स्टेट में जाना पड़े इंडिया अलायंस के लिए वहाँ भी आप जाना है। तो ओवरऑल ये भी उनको संविधान की चिंता थी कि देश बचेगा तो पार्टी बचेगी, संविधान बचेगा तो पार्टी बचेगी। 21 रिटायर्ड जजों ने चिट्ठी लिखी सीजीआई को कहा बदनाम किया जा रहा है। 21 रिटायर्ड जजों ने चिट्ठी लिखी सीजीआई को कहा कि जुडिशरी को बदनाम किया जा रहा है। देखो पता क्या है, देश में जो हालात हो गए हैं, किसी को पूछ लो, दुकानदार को पूछ लो, वो भी कहेगा गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, अरविंद केजरीवाल को गलत उन्होंने अंदर करा है। ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं विपक्ष ना हो, हम ही इलेक्शन लड़ें और हम ही जीतें। ये तो फिर पुतिन वाली बात हो गई ना, डेमोक्रेसी कहाँ गई, ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। इसलिए हम लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, देशभक्त लोग हैं हम। और उन्होंने हमें ये अंदर से मैसेज दिया है कि बाहर जाके कार्यकर्ताओं को और सब एमएलए और मंत्री साहबानों को बोलो कि मेरी चिंता ना करें, जनता की चिंता करें, पब्लिक की चिंता करें। तो ठीक है, देखो कौन सा कोई उधर दूसरी तरफ बिठा रखे थे। जब सोनिया गांधी चिदम्बरम को मिलते थे तो एक कमरे में बैठ के मिल लेते थे, प्रकाश सिंह बादल भी यहाँ मिलने आते थे तो कमरे में बैठ के मिलते थे। पता नहीं क्यों दुश्मनी इतनी है कि हमें आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। कोई बात नहीं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो। तो सुन रहे थे आप, यहां भगवंत मान सीधे कह रहे हैं आखिर क्या दुश्मनी है कि हमारे साथ आतंकवादियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात यहां कहते हैं भगवंत मान, क्योंकि कई लोग यहां जेल में रहे लेकिन इस ढंग से बिहेव नहीं किया गया। हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के साथ जो बिहेव किया जा रहा है ये किसी आतंकवादी के साथ बिहेव करने जैसा है। ये सारी बातें यहां भगवंत मान कहते हुए, और कोर्ट में जो कुछ चल रहा है वो आप तक रखना चाहता हूं। कोर्ट में जुडिशियल कस्टडी अरविंद केजरीवाल की बढ़ा दी गई है। जी हां, एक बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं कि जुडिशियल कस्टडी अरविंद केजरीवाल की अब 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है और यहां से अरविंद केजरीवाल अब 23 अप्रैल तक फिर से तिहाड़ जेल में रहेंगे जल्दी से। और के कविता की भी जुडिशियल कस्टडी जो है वो 23 अप्रैल तक के लिए है। आज 15 अप्रैल है, आज से ठीक 7 दिन बाद 8वें दिन फिर से सुनवाई होगी अरविंद केजरीवाल की, के कविता की इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में। लेकिन उधर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसकी सुनवाई 29 तारीख को होगी। और इस बीच बहुत धीरे धीरे ही सही लेकिन नकेल कसने की कोशिश में दिखाई दे रहा है, तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, दलीलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट। एक बार फिर से सर मित्रा जी आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ आप कहेंगे, क्या कुछ जोड़ना चाहती हैं, क्या कुछ आपके पास और अपडेट है? जी बिल्कुल राजीव जी, अब केजरीवाल जी की भी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ गई है। यही अनुमान भी लगाया जा रहा था क्योंकि के कविता को भी 23 अप्रैल तक रखा गया था। और जैसा कि मैंने अभी कहा आपको थोड़ी देर पहले कि संदीप पाठक, क्योंकि आपके नेताओं को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अभी इतने जल्दी ये सारा मामला निपटेगा नहीं और केजरीवाल को जेल में रखने की साजिश जो है या उनकी कोशिश जो है वो जारी रहेगी। क्योंकि जैसा अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा ही था कि गिरफ्तारी की टाइमिंग पे जो उन्होंने सवाल उठाया था और अब सारा खेल इसी पर आकर सिमटता दिख रहा है कि चुनाव के
पहले चरण का मतदान 19 को है, फिर 26 को है और अगला फिर तीसरा 7 मई को है और अब अरविंद केजरीवाल को 23 तक न्यायिक हिरासत में तो रहना ही है और उसके बाद जो उनकी गिरफ्तारी वाली याचिका है इस पर 29 तारीख को सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर अभी आपके लोगों के लिए संघर्ष लंबा है और ये जो भगवंत मान ने ये जो बात कही कि उनके स्वास्थ्य को लेकर या जिस तरह से उन्हें मिलने नहीं दिया गया, खुली मुलाकात नहीं हो पाई और बीच में शीशे की दीवार, आतंकवादी जैसा उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, आपको याद होगा कि संजय सिंह ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि उनकी पत्नी तक को उनसे नहीं मिलने दिया गया, 2 सिटिंग सीएम्स को आप आपस में मिलने नहीं दे रहे हैं, ये कहा था। और उसके बाद सुनीता केजरीवाल से भी जो उनकी पत्नी है उनसे भी उनको नहीं मिलने दिया गया। इस बीच आज वीरेंद्र सचदेवा का जो बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष हैं उनका एक बड़ा बयान ये आया, उन्होंने आप पर तंज कसते हुए कहा कि ये आपकी विफलता का हैट्रिक है 3 संडे। मतलब उन्होंने शुरुआत की रामलीला मैदान की इंडिया गठबंधन की रैली से, उसके बाद उसका जो सामूहिक उपवास था आपके नेताओं का 7 अप्रैल को और उसके बाद जो कल उन्होंने 14 तारीख को ये मनाया संविधान बचाओ और तानाशाही विरोधी दिवस जो मनाया आपके नेताओं ने। वीरेंद्र सचदेवा का कहना है, बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष, उनका ये कहना है कि ये तीनों पूरी तरह से फ्लॉप है। उन्होंने ये कहा कि आपकी राजनीतिक विफलता का हैट्रिक संडे था जब से सांसद संजय सिंह जेल से आए हैं, उनके और केजरीवाल परिवार के बीच द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। ये एक नया शिगुफा बीजेपी यहाँ खड़ा करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने ये देखा है कि सुनीता केजरीवाल बार बार अरविंद केजरीवाल के संदेशों को पढ़ रही थी बाहर आकर। तो अब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि संजय सिंह के बाहर आने के कारण अरविंद केजरीवाल के परिवार और पार्टी के बीच द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। और उनका ये कहना है कि संजय सिंह ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को ही नहीं बल्कि सबसे बड़बोली मंत्री आतिशी को भी पीछे धकेल दिया है और अब नित नए अभियान चलाकर खुद को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। जी, ये सब राजनीति है, राजनीति चलती रहेगी और राजनीति के तहत ही तो आखिर गिरफ्तारी है। ये बात यहाँ कोर्ट में कहते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने जब दलीलें अपनी पेश करना शुरू की तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि मिलॉर्ड, मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं जिससे जो आपको झकझोर कर रख देंगी, ऐसी दलीलें मैं रखना चाहता हूं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम न सिर्फ आपकी सुने बल्कि ईडी की भी सुने और कुछ नोटिस जारी करना चाहते हैं। कुछ दलीलें पेश करने से पहले आपकी तमाम दलीलों को हम सुनेंगे भी और नोट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि कुछ बातें हैं जो लिखित रूप में हलफनामे के रूप में हम तक आए और ये बातें ईडी से हमको पूछनी है और उनको नोटिस जारी करना चाहते हैं। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसी शुक्रवार को अगर आप तारीख दे दें, अगली तारीख इसी शुक्रवार यानी 19 तारीख को, तो बेहतर होगा। इसकी मैं मांग कर रहा हूं। ये बहुत ही असामान्य मामला है, ये एक ऐसा मामला नहीं है कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है और उसके लिए, और इसलिए भी नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कह रहा हूं कि चाहे वो सीबीआई के दस्तावेज हों या ईडी के, ये दोनों दस्तावेजों में एफआईआर और ईसीआईआर के और 8 आरोप पत्र हैं, कहीं भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है, कहीं भी नहीं है, इस याचिकाकर्ता का नाम कहीं नहीं है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? वो कहते हैं कि इस कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 2022 से मिलॉर्ड, सितंबर 2022 से इस कहानी की शुरुआत होती है और 9 नोटिसेस भेजे जाते हैं। हर नोटिस का हमारा क्लाइंट जो है वो जवाब देता है, लेकिन उन्हें 21 मार्च को अचानक गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस समय और इन दोनों के बीच यानी सितंबर 2022 से लेकर 21 मार्च 2024 तक के बीच में अलग अलग लोग, एक जिसमें है 10 लोग हैं, जिसमें से एक व्यक्ति है शरत रेड्डी और 6 दूसरे लोगों द्वारा किसी भी ढंग से, मतलब बहुत सारे 16 बयान आए हैं, लेकिन उन बयानों में भी कहीं भी इनका उल्लेख नहीं है। सभी 16 बयानों में से 15 बयान जो हैं वो इनका नाम नहीं लेते हैं। एक बयान हमारे खिलाफ हो जाता है, यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आ जाता है और उन्हें आदर्श आचार संहिता के समय यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय, जब देश में चुनाव का समय आता है, उन्हें मुख्य उद्देश्य के साथ, इस उद्देश्य के साथ, इस एम के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है कि ताकि वो चुनाव में भाग न ले पाए, चुनाव प्रचार न कर पाए। ये बातें यहां अभिषेक मनु सिंघवी ने आज रखी कोर्ट में
मुख्य रूप से जो बातें उन्होंने रखी हैं उन्हीं बातों को आप तक हम रख रहे हैं कि कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि एक तो न सीबीआई न ही, क्योंकि पहले इस केस को एलजी ने, दिल्ली के एलजी ने सीबीआई को के हवाले किया, सीबीआई ने केस रजिस्टर किया, उसके बाद इस केस में एंट्री होती है प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या कहें शॉर्ट फॉर्म में तो ईडी की, और ईडी ने गिरफ्तारी, एफआईआर, तमाम चीजें करना शुरू कर दिया। और यहां इतने सारे साक्ष्य, प्रमाण, गवाह, दलील, सब कुछ पिछले 2 साल से चलते रहे। सितंबर 2022 से लेकर 21 मार्च 2024 के बीच 16 बयान आते हैं अलग अलग गवाहों के जिन्हें गिरफ्तार किया गया। 16 में से 15 बयान अरविंद केजरीवाल के बारे में नहीं होते हैं, कहीं भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं होता है, लेकिन एक बयान आ गया और उस पर आप गिरफ्तार कर लेते हैं। यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं और अब इसकी सुनवाई, इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगाया गया है, ये वही केस है जो हाई कोर्ट में लगाया गया था, दिल्ली हाई कोर्ट में। और इस केस में साफ साफ डिमांड की गई है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं तो ये गिरफ्तारी उनकी इलीगल है, अवैध है, नाजायज है, और इसलिए यहां पर अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत रिहा किया जाए, बरी किया जाए, और इसीलिए बेल ना मांग करके सीधा उनकी गिरफ्तारी को ही चैलेंज किया गया है। यह पूरा का पूरा केस आप तक रखना चाहता था मैं। और थोड़ा सा इस केस में अब तक क्या क्या हुआ जरा अगर स्क्रीन पर ला सकते हैं तो ले आइए, समझना एक बार फिर से हमारे तमाम साथी जो बाद में जुड़े हैं उनके लिए भी पेश करना चाहता हूं कि अभी तक इस केस में क्या क्या हुआ है। देखिए, इस केस में अभी तक दिल्ली आबकारी नीति मामले में कब क्या कुछ हुआ, शुरुआत से जरा लेकर आइए कि अभी तक हुआ क्या क्या है, और वो आप तक हम रखना चाहते हैं। देखिए, 17 सितंबर 2021 को दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू की जाती है। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू की जाती है। इसके बाद आगे बढ़िए जरा, आगे क्या कुछ होता है इस केस में, आगे क्या कुछ होता है ये भी स्क्रीन पर लेके आइए। और 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी जो हैं, यानी मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी ने इस नीति में घोर उल्लंघन की रिपोर्ट दी है एलजी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। 22 जुलाई 2022 को, 8 जुलाई को पहले वो बताते हैं, 22 जुलाई को 2022 को एलजी ने नियमों के उल्लंघन की सीबीआई जांच की सिफारिश की। उसके बाद क्या कुछ होता है, उसके बाद देखिए 22 जुलाई को यह होता है। 19 अगस्त को, उसके अगले महीने, सीबीआई ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके घर पे नहीं, गिरफ्तार नहीं किए, अभी छापे मारे। छापे मारने के बाद 22 अगस्त को, 19 के बाद 22 अगस्त को ईडी ने आबकारी नीति पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया। यह होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज होता है। फिर सितंबर 2022 में आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख विजय नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया सितंबर में। और सितंबर में ही मार्च 2023 को प्रवर्तन निदेशालय ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। मार्च में 23 में गिरफ्तार होते हैं मनीष सिसोदिया। सितंबर में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहला समन भेजा। इसके बाद यह समन का सिलसिला चलता रहा। अक्टूबर 2023 को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जो अभी बेल पर रिहा हुए हैं। फिर 16 मार्च को बीआरएस की नेता के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया। 16 मार्च की कहानी है ये। ईडी ने गिरफ्तार किया बीआरएस की नेता को हैदराबाद में। उसके बाद उनको लेके दिल्ली आते हैं, जो आज रिमांड पे गई हैं फिर से 23 तारीख तक के लिए। और 21 मार्च 24 को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। ये सब कुछ कैसे कैसे, ये पूरा घटनाक्रम है, ये हम आप तक रख रहे हैं इस मामले में, अरविंद केजरीवाल के मामले में। और राउज एवेन्यू कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, वहां फिर से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो आगे, उनकी जुडिशियल कस्टडी आगे बढ़ा दी जाती है। और कुछ क्या कुछ है अमलेंदु उपाध्याय जी? दूसरा यह कि राजीव जी, ठीक इसी समय आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। वहाँ जो है इसमें अब इस पर सुनवाई हो रही है, और स्पेशल जज नहीं, दिल्ली कोर्ट में ही, राउज एवेन्यू कोर्ट में ही, मतलब मनीष सिसोदिया की उस पर शुरू हो गई है। और स्पेशल जज कावेरी बावेजा जो हैं वो इस मैटर को सुन रही हैं, उस पर भी सुनवाई हुई। अब देखना है कि मिलती है कि नहीं मिलती। हालांकि आशा कम है
क्योंकि जिस तरीके के कोर्ट से फैसले आ रहे हैं, लोअर कोर्ट से खासतौर से, उनमें ईडी के केसेस में जमानत मिलना थोड़ा मुश्किल समझा जा रहा है। तो इस तरीके से अभी समझा जा सकता है कि इसमें थोड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक ये अभी आ जाएगा इस पर भी कि राउज रेवेन्यू कोर्ट से क्या फैसला आता है। जी जी जी, इधर सर्वमित्रा जी आपके पास क्या कुछ है? जी राजीव जी, बस यही अभिषेक मनु सिंघवी की जो आज की जो दलील है वो काफी गौर करने लायक है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ये बताया है कि स्टोरी कहां से शुरू होती है और किस तरह खत्म हो रही है और किस मोड़ पर ले जाई जा रही है, इसको आज अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरीके से रखा और उन्होंने पॉइंट दर पॉइंट जो अपनी बातें रखी और जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से 2022 से लेकर अभी 2024 अप्रैल तक किस तरह के सारे मामले चले हैं और अरविंद केजरीवाल को 9 सम्मन के बाद 10वें सम्मन पर गिरफ्तार किया जाता है। 15 लोगों के बयान, 16 लोगों के बयान और उसमें 16 में से केवल एक इंसान का जो बयान है, एक गवाह का बयान है, उसने खिलाफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी और उस पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहुत गंभीर बात जो आज अभिषेक मनु सिंघवी ने कही है। इधर हम आपको ये भी आज एक बड़ा घटनाक्रम ये हुआ कि आज 21 जजों ने, पूर्व रिटायर्ड जजों ने जो सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी लिखी है कि वहां पे कामकाज ठीक से नहीं चल रहा है। इसके पहले कुछ वकील थे जिन्होंने इसी तरह की चिट्ठी लिखी थी। तो ये सारी चीजें एक और न्यायिक मामले में इधर चल रही है, न्यायिक पक्ष पर, जिसपे लगातार अभी सवाल उठ रहे हैं और ये पूर्ण मामला कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो ये कहा है कि गिरफ्तारी की टाइमिंग और लेवल प्लेइंग फील्ड हमको जो नहीं दी जा रही है, तो आज भी उन्होंने अपनी यही दलीलें पेश की। और इस बीच आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में अभी जैसा अमलेंदु जी बता रहे थे कि मनीष सिसोदिया की भी जमानत पर सुनवाई हो रही है और संजय सिंह को जिस तरह से जमानत दी गई थी उसके बाद ईडी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी थी। तो ये उम्मीद बन रही थी कि अब अरविंद केजरीवाल के लिए भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन फिलहाल ये नहीं लग रहा है। तो इस पे भी अब ये संदेह बढ़ता जा रहा है कि आखिर अब ये मामला किस तरह जाएगा, क्योंकि अभी सीबीआई भी अभी इसमें उसकी एंट्री होनी है और अगर सीबीआई इसमें आ गई तो फिर और क्या मोड़ लेगी चीजें, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस बीच दिल्ली में चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, बीजेपी अपनी कर चुकी है, आपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो दिल्ली का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया को जेल में रखे रहने का क्या मतलब है, ये अब सवाल भी जो है उठने लगा है। लोकतंत्र के लिहाज से भी ये सवाल उठने लगा है कि आखिर एक पार्टी के मुखिया को, जबकि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो इस बात की ओर इशारा उन्होंने ध्यान दिलाया कोर्ट का कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आदर्श चुनाव संहिता लगी हुई है और उसके बाद अब तक चुनाव आयोग ने इस पर कोई ये सवाल नहीं उठाए कि भाई आपने एक पार्टी के मुखिया को क्यों गिरफ्तार करके रखा है। तो अभी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या ये सारी बातें भी कहीं ना कहीं ठहरती हैं और सुप्रीम कोर्ट 29 तारीख को इस पर किस तरह से मामले को ये सुनवाई होती है। अभिषेक मनु सिंघवी तो जो दलीलें पहले भी उन्होंने हाई कोर्ट में पेश की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच में, वही दलीलें उनकी आगे भी रहेंगी कि गवाहों ने, केवल एक गवाह ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो दिया और 2 साल से मामला चल रहा है और आपने ठीक चुनाव के पहले उनको गिरफ्तार किया। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि ये गिरफ्तारी किसी राजनीतिक बदले की नीयत से की गई है। अभूतपूर्व घटना इसको उन्होंने बताया है। तो अब ये देखना होगा। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये पिछले बार की सुनवाई की थी जब उन्होंने कहा था कि अब इसका जवाब जनता देगी। और इस बीच आम आदमी पार्टी ने अपना जो कैंपेन शुरू कर दिया, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो जेल का जवाब वोट से देना है। तो ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। अब अरविंद केजरीवाल 23 तारीख तक तो न्यायिक हिरासत में हैं, तो अब देखना होगा कि आगे इसके बाद चीजें किस तरफ बढ़ेंगी। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल 23 तारीख तक कोर्ट के आदेश अनुसार जुडिशियल यानी न्यायिक हिरासत में हैं और यहां से आगे क्या कुछ होता है 23 तारीख को फिर से अरविंद केजरीवाल की पेशी इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई जो है वो 29 तारीख को उधर सुप्रीम कोर्ट में होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करके यहां कितना ईडी को परेशान कर दिया है, परेशानी में डाल दिया है, यह भी समझना जरूरी है। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या कुछ देखते हैं आप, ईडी कितना परेशान है यहां पर? ईडी से साफ साफ कोर्ट का कहना है कि आप 19A जो एक्ट है इसका, PMLA एक्ट का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसका जो है, और इस
उसका अगर आप पालन नहीं करते हैं, चाहे वो 19 हो, चाहे 45 हो या 50 हो, 70 हो, कई सारे इसके जो इस एक्ट के जो धाराएं हैं, इसका पालन अगर नहीं होता है तो ईडी भी मनमानी नहीं कर सकती है। और यहां सुप्रीम कोर्ट हिदायत देते हुए ईडी को, कैसे यहां पर ईडी की नकेल कसते हुए दिखाई देता है आपको, कैसे ईडी परेशान यहां दिखाई देती है आपको? निश्चित तौर पर राजीव जी, अब ईडी का परेशान होना शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से अदालतों के अब शिकंजे कस रहे हैं और ये बात कही जा रही है कि भाई आपको गिरफ्तार करने का, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी राजीव जी ये दलील दी थी हाईकोर्ट में कि आपके पास गिरफ्तार करने का अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी आगे तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। और यही बात राजीव जी आज सुप्रीम कोर्ट ने कही कि भाई आपके पास मतलब व्यक्ति आता है तो अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। एंटीसिपेटरी बेल पे चर्चा हो रही थी, अमानतुल्लाह खां के एंटीसिपेटरी बेल पे, उस पर कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो है इनको तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास इनका कोई मटेरियल नहीं है इनको गिरफ्तार करने का। अगर है तो आप गिरफ्तार कीजिए, नहीं है तो आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपको धारा 19 जो है PML एक्ट की, उसका पालन करना होगा। अब राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसले में ये कहना जो है ये निश्चित तौर पर ये नज़ीर है अब एक तरीके की। अन्य केसेस में अब ये नज़ीर दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का आदेश दे चुका है, तो ईडी को अब धारा 19 PML एक्ट की जो है उसका पालन करना होगा। अगर आपके पास कोई आधार नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब ये बंदिश ईडी के ऊपर लागू होना शुरू हो जाएगी और तमाम केसेस में अब ये बातें राजीव जी कही जाएंगी और यहीं से एक तरीके से कहा जाए जो ईडी का दुष्चक्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है वो अब टूटना शुरू होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं राजीव जी। ईडी के दुष्चक्र का टूटना और उस पर जो बातें यहां आ रही हैं बहुत महत्वपूर्ण है जो आप यहां कह रहे हैं। और यहां से ईडी, क्योंकि आप देखिए जब संजय सिंह की जमानत मिलती है उस समय भी ईडी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा दिखाई देती है और वहीं पर आप जानिए कि ईडी को संजय सिंह की जमानत का विरोध करते नहीं बना और वहां पर संजय सिंह को जमानत मिलती है और यहां से एक रास्ता खुलता है। लेकिन अभी जब ये चर्चा हम कर रहे हैं तो एक जमानत याचिका पर और बात चल रही है। वो जमानत याचिका है दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पर बहस चल रही है, बातें चल रही हैं। क्या कुछ वहां से निकल के आता है वो भी हम आप तक रखेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अमलेंदु उपाध्याय जी और जल्दी से सर्वमित्रा जी, इस पर क्या कुछ अपडेट आपके पास, अगर कुछ अपडेट हो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया के मामले में जो कुछ चल रहा है उसको भी जरा हम उस पर भी चर्चा करें। और क्या लगता है कि लोअर कोर्ट से आखिर क्यों जमानत नहीं मिलती? हर मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्यों दिखाई देता है? हर मामला सुप्रीम कोर्ट में ही आता है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट पर निगाहें लोगों की टिकी होती हैं। लोगों के पास, जो जन सामान्य है उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के महंगे वकीलों को वो उतनी रकम दे पाए, उनकी फीस दे पाए और इसलिए वो लोअर कोर्ट हाई कोर्ट में, मतलब ये एक अलग तरह का मसला है जिस पे चर्चा होनी चाहिए कि आप लोअर कोर्ट से ये क्यों उम्मीद न रखें कि हमको, ये तो चलिए हाई प्रोफाइल केस है, मनीष सिसोदिया का, अरविंद केजरीवाल का, के कविता का, अमानतुल्लाह का, ये सारे केस हाई प्रोफाइल हैं। लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं इस देश में जिनके पास लोअर कोर्ट जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसलिए भी यहां जानना जरूरी है कि आखिर क्या आपको लगता है कि यह मामला भी धीरे धीरे उधर सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही जाएगा मनीष सिसोदिया का? बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मनीष सिसोदिया का मामला भी। आपके पास आता हूं सर्वमित्रा जी, जरा अमलेंदु जी इसी पे अपनी बात जरा रखिए, फिर इनके पास आता हूं सर्वमित्रा जी के पास। देखिए राजीव जी, आप बहुत अच्छा आपने ध्यान दिलाया कि भाई अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो अभी एक खबर आई थी राजीव जी थोड़ी देर पहले, हम लोगों ने उस पर खबर बनाई, हम लोगों का वीडियो भी है वो, किस तरीके से कि बीजेपी के एक नेता के साथ कुछ लोगों का झगड़ा चल रहा था जमीन विवाद को लेकर और उसमें ईडी ने समन भेज दिया उन लोगों को जिनके पास किराए के लिए पैसे नहीं थे, बस के किराए के, कि वो ईडी के दफ्तर जा सकें। यानी उन भूमिहीन दलित थे वो, उनकी ज़मीन थी, दलितों की, उस पर झगड़ा था एक बीजेपी के नेता का, तो उस पर किस तरीके से दबाव बनाया जाए इसके लिए ईडी ने वो सम्मन भेज दिया। ये खबर हम लोग क्या है, तो अगर मान लीजिए उसमें गिरफ्तारी हो जाती उस केस में या हो जाएगी उस गिरफ्तारी में, तो वो व्यक्ति कैसे सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा जिसके पास ईडी के दफ्तर पहुंचने के लिए
किराए के पैसे नहीं है, बस के किराए के पैसे नहीं है कि वो ईडी के दफ्तर में जाकर के पेश हो सके। अब आप समझिए राजीव जी किस तरीके से ईडी का दुरुपयोग इस देश के अंदर हो रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि सिर्फ 3% केसेस ऐसे हैं जिनमें राजनीतिक दलों के ऊपर जो है वो केसेस चल रहे हैं ईडी के, बाकी सारे जो हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हम कर रहे हैं। तो आप बाकी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी नेता ने जमीन पर कब्जा किया हुआ है और उसको लेकर के झगड़ा है, उसमें जो ईडी जो समन इशू कर देता है और उन लोगों के पास किराए के पैसे नहीं है, बस के किराए के, कि वो ईडी के दफ्तर जाकर के उसमें पेश हो सके। इस तरीके से राजीव जी केस ने, तो ये जिस तरीके के ईडी का दुष्चक्र राजीव जी रचा गया है, अब देखिए इसीलिए तमाम ये जो खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से उन कंपनियों से बीजेपी को चंदा मिला जिनके ऊपर ईडी के केसेस थे, उन कंपनियों ने चंदे बीजेपी को दिए हैं। ये बड़ी खबरें राजीव जी इस तरीके से आई हैं और सुप्रीम कोर्ट का इसके लिए शुक्रिया बनता है कि ये सारी चीजें खुल करके सामने आई कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के जरिए पैसा उगाया गया। तो ये सारी चीजें इस तरीके सामने आई, तो ये साफ जाहिर करता है कि ईडी का इस्तेमाल राजीव जी सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं को फंसाने के लिए नहीं किया गया, बल्कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए चंदा उगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया। ये सारी चीजें अब सामने आ रही हैं और ईडी में जिस तरीके के प्रावधान किए गए पीएमएलए एक्ट को बदल करके, वो सारे प्रावधान इसीलिए किए गए थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल सके और लोगों को परेशान किया सके। ये चीजें अब धीरे धीरे राजीव जी सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच उधर जोरदार बहस चल रही है मनीष सिसोदिया के मामले में भी, और कोर्ट में वहाँ बहस चल रही है मनीष सिसोदिया के जमानत पे, और मनीष सिसोदिया की जमानत पे क्या कुछ चल रहा है वो भी स्पेशल काउंसिल जोहेब हुसैन जो हैं वो ईडी की तरफ से अपीयर हुए हैं। एडवोकेट विवेक जैन जो हैं वो मनीष सिसोदिया की तरफ से अपीयर हुए हैं, और हुसैन जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें इनको बेल नहीं देना चाहिए, और अपनी तरफ से ईडी की दलीलें चल रही हैं। अभी ईडी की दलीलें चल रही हैं, इसके बाद दलीलें इनकी भी चलेंगी। जैन की दलीलें भी, अब जो इनके वकील हैं मनीष सिसोदिया के, उनकी दलीलें भी अभी शुरू हो जाएंगी, शुरू हो रही हैं जबकि, और वो सब कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे। यहाँ मनीष सिसोदिया को आज जमानत मिलती है कि नहीं राउज एवेन्यू कोर्ट से, ये भी समझेंगे। एक बार फिर से सर्वमित्रा जी आप तक आना चाहता हूं, क्या कुछ इस केस में आपको लगता है लोअर कोर्ट में आखिर फैसले क्यों नहीं होते, लोअर कोर्ट से आखिर खाली हाथ क्यों निकलना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे फैसले जो सुप्रीम कोर्ट को ही देना पड़ रहा है? बिल्कुल राजीव जी, ये बहुत विडंबना है, और ये हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही न्याय की आखिरी उम्मीद जो हम कहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि आप याद करिए राहुल गांधी का मामला, किस तरह से उन्हें मोदी सरनेम वाले मामले पर गुजरात की लोअर कोर्ट फिर हाई कोर्ट दोनों जगह से उन्हें सजा भी हो गई और जमानत भी नहीं मिली और उनकी सांसदी भी रद्द हो गई, और उसके बाद आखिरकार फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से। तो राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, अब ऐसा लग रहा है कि सबके लिए उम्मीद आखिरी सुप्रीम कोर्ट ही है। और ये तो सब सक्षम लोग हैं, राजनेता हैं, इनके हाई प्रोफाइल केस होते हैं, लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि आम आदमी के लिए कोर्ट का दरवाजा मतलब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना यानी जिंदगी भर के लिए किसी न किसी तरह के चक्कर उसके पैरों में बंध जाना और जेब का खाली हो जाना, ये बहुत बड़ी विडंबना है जिसकी ओर बार बार ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी अभी मैंने जो बात की कि 21 जजों ने, पूर्व जजों ने जो चिट्ठी लिखी सीजेआई को, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने ये कहा कि किसी के विचारों से मेल खाने वाले न्यायिक निर्णयों की चुनिंदा रूप से प्रशंसा करने और जो किसी के विचारों से मेल नहीं खाते उनकी तीखी आलोचना करने की प्रथा न्यायिक समीक्षा और कानून के शासन के सार को कमजोर करती है। तो इनकी चिंताएं बड़ी वाजिब है कि ठीक है, हमें कोर्ट के न्याय जो फैसले आ रहे हैं उनकी समीक्षा जो है वो सही और गलत के आधार पर होनी चाहिए, इस आधार पर नहीं होनी चाहिए कि ये फैसला मेरे पक्ष में आया या मेरे पक्ष में नहीं आया। अपनी मर्जी के फैसले नहीं आए तो हम कोर्ट की आलोचना करें, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर 21 जजों ने चिट्ठी लिखी है तो क्या इन जजों का ध्यान इस बात की ओर क्यों नहीं गया कि लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, यहाँ से जमानतें क्यों नहीं मिलती, यहाँ पर फैसले क्यों अटकाए जाते हैं, यहाँ पर तारीख पे तारीख क्यों मिलती है, और क्यों आखिर हर किसी को न्याय के लिए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, और जहां सुप्रीम कोर्ट पर पहले ही काम का बहुत ज्यादा बोझ है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। और आज अभी हमको ये देखना होगा कि मनीष सिसोदिया के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से क्या फैसला आता है। हालांकि जिस तरीके से उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और उन्हें जमानत बार बार नहीं दी जा रही जबकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब रहती है, ये बताया जा रहा है, जबकि वहीं शरद रेड्डी को जमानत मिल गई थी कमर दर्द के आधार पर, ये भी एक बात आई थी।
तो जब इस तरह के फैसले आते हैं तो सवाल क्यों नहीं उठाए जाते। और दूसरी बात, जिस और अमलेंदु जी अभी इशारा कर रहे थे, जो जिसका जिक्र उन्होंने किया कि ईडी को किस तरह से पूरा एक संवैधानिक संस्था जिसका काम अवैध धन की लेन देन की निगरानी रखना था, वो पिछले कुछ समय से किस तरह बीजेपी के लिए पपेट की तरह काम करने लग गई है, ये एक बड़ा आरोप विपक्ष का लगता है। और मेरा ख्याल है कि इस आरोप में कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे संजय मिश्रा को बार बार उनके जो ईडी के डायरेक्टर थे उनको बढ़ाया जाता रहा, और आखिर में यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ी कि भाई आपके पास कोई और नहीं है क्या। इससे दुनिया में हम सही संदेश नहीं जा रहा कि एक संस्था का मुखिया आपको कोई नया नहीं मिल पा रहा है और आप एक ही व्यक्ति को बार बार एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। तो मोदी सरकार के लिए जो एक्सटेंशन सरकार का भी नारा लगता है वो कहीं ना कहीं सही ही लग रहा है, क्योंकि मोदी के कार्यकाल में हमने ये देखा है कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर और अपने हिसाब से अपनी मर्जी के लोगों को बैठाया जा रहा है और उसके बाद मनमाने तरीके से काम किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का मामला हो, चाहे संजय सिंह का मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया का मामला हो, ये पूरा शराब घोटाला जिसके बारे में ईडी ने बहुत बड़ा शिबू का मतलब ये बहुत सारे हजारों पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है, कई लोगों के बयान हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी, और 2 साल से जांच चल रही है, उसके बाद भी एक पैसे का कोई लेन देन या मनी ट्रेल आज तक ईडी साबित नहीं कर पाई है। जबकि वहीं जो दूसरे आरोपी जो अब गवाह बन गए हैं, उन्होंने कैसे बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 50-60 करोड़ रुपए दिए, एक के पिता को टीडीपी से टिकट मिल गई, ये सारी बातें भी सामने आई हैं। तो इसका मतलब है कि ईडी को टूल बनाकर, ईडी के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार अपना निशाना साध रही है। फिलहाल निशाने पर आम आदमी पार्टी आई है, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के साथ है। बहुत मजेदार दलीलें चल रही हैं उधर मनीष सिसोदिया के मामले में। और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोअर कोर्ट्स में जो निचली अदालतें हैं वहां देरी के कारण बहुत सारी चीजें जो डिले है, जजमेंट में डिले जो है वो काफी कई केसेस को उस मुकाम तक नहीं पहुंचाती हैं जिस मुकाम तक वो केस पहुंचना चाहिए। उसके कई जजेस बाद में रिटायर हो जाते हैं या काफी लंबे वक्त के कारण वो उन दलीलों को याद भी नहीं रख पाते हैं। ये सब कुछ कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और खासकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से। आज उसी को तथ्य बनाते हुए जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं जैन, वो अपनी बात रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जितनी चीजें चल रही हैं मिलॉर्ड, ये सब डिले को ही संबोधित कर रही हैं, यानी कि देरी की तरफ वो इशारा कर रहे थे। इस पे कोर्ट ने पूछा कि आपका इशारा क्या डिले की तरफ है, क्या आप जो अपनी बात रख रहे हैं उसी डिले पे हैं? तो उन्होंने कहा, जैन ने कहा यानी मनीष सिसोदिया ने कहा, जी यस मिलॉर्ड, आप जो कह रहे हैं, हालांकि वहां कावेरी बाबेजा जो मैडम कावेरी बाबेजा हैं, जज कावेरी बाबेजा, उनको कहा यस मिलॉर्ड, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और यही हमारा कहने का अर्थ है कि यहां देरी। तो इन्होंने कहा कि मेरिट के आधार पे, और मेरिट और देरी में दोनों में फर्क है। तो इन्होंने कहा देरी ही मेरिट है, यानी कि आप लेट कर रहे हैं यही मेरिट है, हमारे केस की जो मेरिट है यही है। और क्या कुछ है अमलेंदु जी, कुछ इसमें और जोड़ना चाहेंगे? हुसैन यानी कि ईडी की तरफ से जो पेश हुए हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देरी के बारे में मैं पहले से अपनी बात रख चुका हूं, बता चुका हूं, विस्तार से बता चुका हूं। मैंने मुकदमे की कार्रवाई में ऐसी परिस्थितियां भी दिखाई हैं जहां बड़ी संख्या में आवेदन दायर किए गए थे और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि मुकदमा कछुआ गति से आगे बढ़ रहा है, स्लोली एंड स्लोली आगे बढ़ रहा है। ये सब यहां कहते हुए हुसैन जो ईडी की तरफ से हैं, यानी कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ईडी को जोरदार घेरने की कोशिश, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की उस बात को, सीजेआई चंद्रचूड़ की उस बात को लाते हुए कि आखिर मुकदमों को देरी से आप लेके जाते हैं, कछुआ गति से चलाते हैं, उससे जो क्लाइंट जो यहां भुक्तभोगी होता है उसको कितना परेशान होना पड़ता है, जो आरोपी होता है उसको कितना परेशान होना पड़ता है। यही सारी बातें यहां हो रही हैं। एक जबरदस्त दलील पेश करते हुए मनीष सिसोदिया की तरफ से कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील जैन, क्या कुछ है अमलेंदु जी? और जी हाँ, बिल्कुल यही है। और अब जो मिस्टर हुसैन जो है, जोएब हुसैन जो है, वो तर्क रख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा है कि यदि अपराध की गंभीरता, मतलब अपराध की प्रकृति गंभीर है, तो केवल देरी जो है वो जमानत का आधार नहीं है।
ये एक ऐसा घटनाक्रम है जहां हाई कोर्ट ने जांच में शामिल न होने के प्रभाव के संबंध में एक टिप्पणी की है, और वो कह रहे हैं कि साहब इस मामले को भी जो मतलब ये जो उसकी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, कोई आदेश देते समय इसको ध्यान में रखा जाए। अब ये देरी का जो आधार बताया जा रहा है वो अब विवेक जैन जो मनीष सिसोदिया के वकील है वो इस पर अपना तर्क रखेंगे। तो ये जो कह रहे हैं कि साहब जो देरी का जो आधार बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अपराध गंभीर है तो उसमें ये देरी का कोई आधार नहीं है। लेकिन यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है, खासतौर से मनीष सिसोदिया की राजीव जी जमानत याचिका पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि भाई आपने अभी तक कोई पैसा बरामद नहीं किया, कोई मनी ट्रेल नहीं है, और आप हर 3 महीने पर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट लेकर के चले आते हैं और आदमी लंबे समय तक जेल में रहता है। तो ये आप मतलब आप देरी क्यों होती है? तो सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में उठा चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी जब विवेक जैन जब इस पर अपनी बात रखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का भी हवाला यहाँ पे देंगे राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के हवाले की बात चल रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट की दलील जो वहाँ पर खासकर जो बात रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट के जरिए, वो बात यहाँ दलील के रूप में पेश की जा रही है और कहा जा रहा है कि देरी, और कोर्ट ने पूछा कि क्या आप डिले पे देरी पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ साफ साफ कहा गया यस मिलॉर्ड, हम उसी देरी की बात कर रहे हैं, और डिले जो इस केस में हो रहा है, बार बार हमारे केस को लेट किया जा रहा है, हमारी जमानत याचिका पर बहस नहीं हो पा रही है, बार बार इस केस में इतनी सारी चीजों को लाया जा रहा है, यानी टाइम 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 एंड टाइम, यानी समय समय और सिर्फ समय, और यही मांगा जा रहा है। इससे जो आरोपी है उसके ऊपर भी गहरा असर पड़ रहा है। ये सारी बातें यहां करते हुए हुसैन जो हैं वो यहां डिफेंड करते हुए, और मनीष सिसोदिया की तरफ से ये बातें रखी जा रही हैं। एक बार फिर से आना चाहता हूं सर मित्रा जी, आपके पास भी कुछ है इसमें? नहीं राजीव जी, बस यही हम देख रहे हैं इस समय लगातार कि मनीष सिसोदिया के पक्ष रखते हुए ये जो बात कही जा रही है कि देरी की जा रही है जिस तरह से, तो ये वो सनी देओल की जो फिल्म थी एक, मेरा ख्याल है दामिनी फिल्म, उसमें उन्होंने जो डायलॉग दिया था कि तारीख पर तारीख, और ये जो एक संवाद है वो भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर बिल्कुल एक ठप्पे की तरह लग गया। और आज ये देखना होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां पर हुसैन जो है वो मनीष सिसोदिया का पक्ष जो रख रहे हैं, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि देरी हो रही है, उन्हें जमानत मिलने में किसी न किसी तरह की देरी की जा रही है। तो इससे ये बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस देरी की वजह क्या है। एक और आप अरविंद केजरीवाल को उन पर अब सुनवाई जो है वो 29 तारीख को होगी और 23 तारीख तक वो न्यायिक हिरासत में है, मतलब यहाँ भी अभी उनको छूटने में देरी दिख रही है, उधर मनीष सिसोदिया को जेल में रखा जा रहा है। तो ये सारी देरी जो है ये एक तरह से अदालत के सामने भी एक बड़ी चुनौती बन गई है, और अब ये देखना होगा कि इस पर अदालत आज ये जो मनीष सिसोदिया के ऊपर जो सुनवाई चल रही है इसका क्या फैसला आता है, ये हमको देखना होगा। जी राजीव जी, बहुत सारी चीजें इस बीच। हुसैन, आप जानते हैं हुसैन जो हैं, ये जॉय हुसैन, ये इधर से यानी ईडी की तरफ से खड़े हैं, और जैन मनीष सिसोदिया की तरफ से हैं। और जॉय हुसैन जो बातें रख रहे हैं वो कह रहे हैं कि भले ही वे योग्यता के आधार पर नहीं जा रहे हैं, यानी मेरिट के आधार पर नहीं, लेकिन मैंने लिखित दलीलें दायर की हैं। एक सार्वजनिक व्यक्ति जो नीति निर्माण के दायरे में है, इसने इसे इस तरीके से तैयार किया है जिसे थोक विक्रेताओं के एक समूह को लाभ हो। बहुत ही गंभीर अपराध है ये, इन सभी पर विचार किया जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट तक जमानत खारिज कर दी गई है। इनकी जमानत पहले सुप्रीम कोर्ट तक खारिज कर दी गई है, इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए। ये ईडी की दलील है, ईडी की तरफ से जॉय हुसैन की दलील, वकील जो खड़े हैं, और वो अपनी बात यहां जबरदस्त दोनों तरफ से वार प्रहार चल रहा है। और सबसे बड़ी बात की दलीलों पे दलील और समय पे समय की बात भी, डिले को लेकर यहां डिले को मेरिट बनाते हुए और यानी जमानत की का आधार बनाते हुए कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की तरफ से भी बातें रखी जा रही हैं। और क्या कुछ है इसमें, कुछ है अमलिंदु जी? नहीं जी, अभी तो नहीं, आपने बताई दिया। बाकी जो अभी है जो कह रहे हैं जो है हुसैन जो है वो कह रहे हैं कि केवल जो है वो डिले जो है वो केवल आधार नहीं है जमानत का, वो ये मतलब बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं कुल मिलाकर के। वो कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट के उसके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं वो उनको भी देख लिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट से इनकी याचिका जो है जमानत की याचिका वो पहले खारिज हो चुकी है, ये एक दलील दी जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट से जब याचिका खारिज हो चुकी तो उस समय जमानत की याचिका के आधार कुछ और रहे होंगे, वहाँ डिले का आधार नहीं था। अब यहाँ राजीव जी
यही फंस रहे हैं जाकर के। मुझे लगता है कि जोएब हुसैन जो ईडी के वकील हैं वो जो जमानत याचिका आधार मतलब सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने का आधार दे रहे हैं, तो वो आधार यहाँ अलग है। यहाँ इस पर गया है कि चूंकि डिले किया जा रहा है और जानबूझ के डिले किया जा रहा है, मनीष सिसोदिया के वकील का कहना यह है कि इसको डिले किया जा रहा है, तो डिले के आधार पर गए हैं। और जो जोएब हुसैन जो तरफ दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका पहले भी खारिज कर दी है। तो याचिका पहले खारिज की है वो दूसरे आधार पर थी, वो डिले के आधार पर नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो बल्कि इस पर सवाल उठाया कि आप डिले कर रहे हैं इसको और आप जांच पूरी नहीं कर रहे हैं, आप हर 3 महीने पे एक चार्जशीट लेकर के सप्लीमेंट्री चार्जशीट लेकर के चले जाते हैं। तो इसका मतलब राजीव जी ये कि अब ईडी के वकील जो है वो अपने दलीलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब कितना घिरते हैं ये तो जो है राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश है वो बताएगा राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, ईडी जो है अपनी दलीलों के बीच घिरते हुए नजर आ रही है और दूसरी तरफ उन्हीं की तरफ से जोएब हुसैन जो है वो अपनी दलील रख रहे हैं और थोड़ी देर में फिर से जैन जो मनीष सिसोदिया की तरफ से वकील हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। यहां पर बिल्कुल दलीलें पेश की जा रही हैं, दलीलों को काटा जा रहा है और एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जो है सामने आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो साथी दोस्त हमारे शुभचिंतक जो बाद में इस कार्यक्रम के लिए जुड़े हैं, इस कार्यक्रम को बाद में देख रहे हैं, उनके सामने कोर्ट की 3-4 प्रमुख चीजें, अहम चीजें आप तक रखना चाहता हूं। पहली बात, आज सुबह से एक इंतजार था कि दिल्ली के में जो स्थित है देश का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत, वो आज सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल के उस केस पर सुनवाई करने वाला था जिस पर अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज किया है कि हमारी गिरफ्तारी ही इलीगल है, अवैध है, नाजायज है। और इस पर सुनवाई हुई 57वें नंबर पर, 57th नंबर की लिस्ट में, मतलब लिस्ट में 57वें नंबर पर इनका नाम था। और जैसे ही सुनवाई शुरू हुई उसमें बहुत सारी दलीलें पेश की गई। अभिषेक मनु सिंह भी इनके सामने खड़े थे, इनके साथ खड़े थे अरविंद केजरीवाल के साथ और ईडी के सामने। सॉलिसिटर जनरल थे उधर सरकार की तरफ से, ईडी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए, और इन्होंने अपनी बातें रखना शुरू की और कहा कि दिल को झकझोर कर रख देने वाली कुछ दलीलें आप तक पेश करना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात यहां पर यही है कि ये केस जो है देखिए एक लंबे समय से चल रहा है और कितनी सारी चार्जशीट, कितने सारे इसमें गवाह, बयान, सब कुछ आ चुके हैं, लेकिन आखिरी में 1-2 बयान आते हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ECIR और उसके अलावा जो जितने गवाहों के बयान हैं उनमें कहीं भी आरोप पत्र जो है उसमें भी कहीं भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं आता है, लेकिन फिर भी इनको गिरफ्तार इसलिए किया गया है ताकि इन्हें चुनाव प्रचार से दूर रखा जाए। और गिरफ्तारी भी इनकी तब होती है जब देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, यानी आदर्श आचार संहिता चुनाव के कारण जो लागू है उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया जाता है 21 मार्च को। और इस प्रकार जल्दी से जल्दी अगर आप चाहते हैं कि ईडी को आप समय दें, नोटिस भेजें, तो उसके लिए सुनवाई की अगली तारीख अगर शुक्रवार तक आप कर दें, 19 अप्रैल को कर दें तो बेहतर होगा मिलॉर्ड। अभिषेक मनु सिंघवी की ये दलील जो है काम नहीं आई। उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि इसको हम 29 तारीख को सुनेंगे, लेकिन 24 तारीख तक ईडी को नोटिस हम भेज रहे हैं, उसका जवाब देना हलफनामे के साथ जरूरी है। तो ईडी को 24 तारीख तक इस पर जवाब देना है, 29 तारीख को सुनवाई होगी। इस प्रकार अरविंद केजरीवाल का जो मामला है वो 29 तारीख तक टल गया, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका दायर की गई है। एक मामला ये। दूसरा मामला अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड ही राउज एवेन्यू कोर्ट में आया, जिसमें अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ाई जाए, खत्म की जाए, ईडी फिर से अपनी गिरफ्त में उन्हें हिरासत में ले, ये सारी बातें, क्योंकि आज उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी। 2 बजे अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाता है। 5-7 मिनट में यह खबर आ जाती है कि अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत जो है वो 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है, यानी अगले सोमवार तक के लिए बढ़ा दी गई है। फिर से उनकी अगले सोमवार को इसी 2 बजे सुनवाई होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में। तीसरी खबर, उसी राउज एवेन्यू कोर्ट से एक खबर और आती है। इनसे पहले, अरविंद केजरीवाल से पहले के कविता को पेश किया जाता है, क्योंकि के कविता जो BRS भारत राष्ट्र समिति और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, खुद भी राजनेता हैं, वो भी गिरफ्तार की गई हैं इसी दिल्ली की आबकारी नीति के मामले में, और घोटाला कहा जाता है जिसे कहा जा रहा है इस मामले में, और उनकी न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी जाती है 23 अप्रैल तक ही, यानी अगले सोमवार तक ही। अब चौथा केस, यह आपने देख लिया, चौथा मामला इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में
यहां पर इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल और के कविता के अलावा एक नाम और है, वो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। उन्होंने जमानत याचिका दायर की हुई है लोअर कोर्ट में, और मनीष सिसोदिया के वकील जैन साहब जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, और उधर हुसैन साहब बात रख रहे हैं अपनी ईडी की तरफ से। और उसमें जो जितनी चीजें हो रही हैं वो पल पल की रिपोर्ट, जो कुछ छन छन के हमारे पास जो चीजें आ रही हैं सीधे कोर्ट रूम से, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सब कुछ आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से चलते हैं सीधे राउज एवेन्यू कोर्ट, वहां पर क्या कुछ चल रहा है। अगर आप दोनों में से, चाहे अमलेंदु जी आपके पास कुछ हो तो जरा उसको अपडेट कीजिए कि क्या कुछ है। अब वो जो जोएब हुसैन है वो बता रहे हैं कि ये केस है क्या, मतलब अदालत को समझा रहे हैं कि केस क्या है। कि वो कह रहे हैं कि साहब 7% का लाभ जो था मार्जिन को वो बढ़ा के 12% कर दिया गया, इसको उचित ठहराने के लिए कोई बैठक नहीं की गई, कि कोई मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हुई, ये मतलब उन्होंने बताया कि और इसके लिए कोई तर्क नहीं दिया गया, और कि पहले से भी नहीं था अब भी नहीं है, इसका मतलब कि ये नहीं हुआ। अब मतलब वो केस को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केस क्या है और मनीष सिसोदिया की उसमें क्या संलिप्तता है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बताने की कोई कोशिश नहीं की जा रही कि डिले क्यों हो रहा है और आप डिले क्यों कर रहे हैं, जिसके आधार पे वो जमानत के लिए गए हैं। तो अब बाकी आप कुछ भी बताते रहिए, उसका क्या है। जो असली बात है वो ये है कि डिले जो है, जज साहिबा ने पूछा भी विवेक जैन से, जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं, कि आप क्या केवल डिले पे ही फोकस कर रहे हैं। उनका यस, मैं डिले पे ही फोकस कर रहा हूँ कि क्यों डिले किया जा रहा है, इस पर फोकस किया जा रहा है, और डिले के आधार पर ही जो जमानत मांगी जा रही है। तो डिले का आधार क्या है, ये अभी तक जो जोएब हुसैन साहब नहीं बता पाए हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि मामला गंभीर है, तो डिले के आधार पे जो है वो जमानत नहीं दी जा सकती है। तो अब देखिए राजीव जी आगे क्या होता है। अभी तक ये बिल्कुल सर मित्रा जी, आपके पास भी कुछ है इस पर अपडेट? जी बस वो अमलेंदु जी जो कह रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। विवेक जैन ने जब ये कहा कि डिले इज द मेरिट, मतलब वो ये बता रहे हैं कि ये उनको बार बार देरी हो रही है और यही हमारा इसी को हम आधार बनाकर अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जमानत की मांग करते हैं। तो हुसैन जो है, जो ईडी का पक्ष रख रहे हैं, उनका ये कहना था कि द एससी हैज सेड दैट मेयर डिले इज नो ग्राउंड फॉर इंटरिम बेल बाय साइटिंग आर्टिकल 21, मतलब वो संविधान की धारा आर्टिकल 21 का हवाला देकर और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को ये बताते हुए कि ये मामला गंभीर है, इसीलिए इसमें डिले कोई मामला नहीं बनता है। ये हुसैन की दलील है, ईडी के वकील हैं जो ईडी का पक्ष रख रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि ये क्योंकि वो मनीष सिसोदिया जो है उप मुख्यमंत्री रहे और वो पब्लिक पॉलिसी यानी वो जो नीतियां बना रहे थे और उसमें अगर वो एक समूह को लाभ पहुंचाने वाले काम करते, तो इसीलिए वो उनकी जमानत को खारिज करवाना चाहते हैं, उनको जमानत नहीं देना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर विवेक जैन इस बात को रख रहे हैं कि उन्हें देरी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि हुसैन अगर इस बात को मान रहे हैं कि वो पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं, मनीष सिसोदिया यानी कि वो जनता के द्वारा निर्वाचित उप मुख्यमंत्री, मतलब जनता के द्वारा निर्वाचित विधायक रहे और फिर दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे और जनता के लिए नीतियां बनाने का काम अगर वो कर रहे हैं, तो फिर अदालत शायद इस बात पर भी विचार करेगी कि ठीक है, अगर एक समूह को उनसे लाभ पहुंचा तो पहली बात तो आप ये बताइए कि किस तरह का लाभ उन्होंने लिया। पहले तो ऐसे बताइए कि वो कहाँ रखे हैं, कितने का लाभ उनको मिला, ये भी तो फिर बात सामने आनी चाहिए। इस चीज को तो ईडी अभी तक साबित नहीं कर पाई है। और अगर वो पब्लिक पॉलिसी बनाने में इन्वॉल्व रह रहे हैं तो ये उनके, तो फिर इससे जनता को कितना नुकसान हो रहा है, ये बात, इस बात पर भी शायद अदालत विचार करेगी। जी राजीव जी, अदालत क्या कुछ विचार करे। इधर अभी सब कुछ जितनी दलीलें हैं मनीष सिसोदिया के मामले में, एक तरफ विवेक जैन, दूसरी तरफ जोएब हुसैन, और दोनों हुसैन जो हैं वो ईडी की तरफ से अपनी बात, अपनी दलीलें रख रहे हैं, और उधर जैन साहब जो हैं वो मनीष सिसोदिया की तरफ से अपनी दलीलें रख रहे हैं। और हुसैन साहब जो बातें रख रहे हैं उसमें वो उन तमाम मसलों को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे किसी भी तरह से इनकी जमानत ना मिले, इन्हें जमानत ना मिले, वो सारी बातें, और चाहेंगे भी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक मनीष सिसोदिया को रखा जाए। लेकिन डिले इज द मेरिट, यहां कहना है जैन का, और ये मेरिट कैसे है, और इसके लिए तर्क देते हुए मनीष सिसोदिया की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कुछ दिनों पहले यही कहा है। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी बातें, अभी तर्क जो हैं वो आना बाकी हैं मनीष सिसोदिया की तरफ से। एक बहुत ही गंभीर केस जो है यहां दिखाई देता है। इस केस को और आगे कैसे देखते हैं आप अमलेंदु जी?
अब देखिए राजीव जी, अब ये जो डिले पे मामला जा रहा है, मुझे लगता है कि इस पे डिले पे चूंकि अभी तक कोई बातें नहीं रखी जा रही हैं। अब वो सेक्शन 3 जो PMLA की है उसका हवाला दे रहे हैं जोए हुसैन जो है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो गंभीर उसके रूप में लिया है, गंभीर क्राइम के रूप में लिया है मनी लॉन्ड्रिंग को, ये इस तरीके की वो तर्क दे रहे हैं। तो गंभीर क्राइम के रूप में लिया है तो ठीक है, गंभीर क्राइम के रूप में है तो गंभीर क्राइम तो माना गया, लेकिन आपके पास सबूत क्या है, आपके पास रिकवरी क्या हुई है, डिले क्यों हो रहा है? सवाल तो वहाँ यही जा रहा है, बहस इसी बात पे हो रही है कि आप डिले क्यों कर रहे हैं। तो मुझे लगता है राजीव जी कि अगर ये डिले पे मामला जाता है और माननीय न्यायालय जो है वो इस पर डिले के जिस पे आधार पर जमानत याचिका दाखिल की गई है, इस पर अगर विचार करता है तो मनीष सिसोदिया को जमानत मिल सकती है, चूंकि इसमें डिले बहुत ज़्यादा हो चुका है। और बार सुप्रीम कोर्ट की भी इसी केस में टिप्पणी है कि आप बीच बीच में सप्लीमेंट्री चार्जशीट लेकर के चले आते हैं ताकि जमानत में डिले हो। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है उसके आलोक में राजीव जी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय जो है वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का भी ध्यान रखेगा और डिले जिस तरीके से किया जा रहा है और ईडी के पास डिले का कोई आधार नहीं है, चूंकि इसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है जमानत मिल जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत ही गंभीर मामला और ईडी के सामने ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि आप जब भी जमानत की बात आती है, कुछ और मसले की बात आती है, आप एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट लेके आ जाते हैं और कहते हैं आपकी नहीं, अभी हमको इनकी जरूरत है। ये सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री लेकर आने का मतलब ये वैसे ही है जैसे अभी सर्वमित्रा जी कह रही थी दामिनी फिल्म का डायलॉग, जिसमें तारीख पे तारीख, यानी आप तारीख पे तारीख की तरह सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री लेके आ रहे हैं और चाहते हैं कि आरोपी को बेल ना मिले और यहां उसी को एक ग्राउंड बनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट की बातों को ग्राउंड बनाते हुए यहां अब केस जो है आगे बढ़ाने की कोशिश विवेक जैन की तरफ से और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे यहां चर्चा हो रही है। और जैसा आप बता रहे हैं अमरेंद्र उपाध्याय जी कि आने वाले समय में हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल का मामला तो अभी आगे है, लेकिन मनीष सिसोदिया को इस पर जमानत मिल जाए। अगर जमानत मिलती है तो क्या ये राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलेगी, क्या उनको जमानत हाई कोर्ट से मिलेगी, या जमानत के लिए क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना होगा और खटखटाने का इंतजार करना होगा। यह एक लंबा जो प्रोसेस है और तारीख पे तारीख का मामला है, कितने दिनों तक और इंतजार करना होगा और क्या यहां से जुडिशरी में कोई रिवाइवल हम देखेंगे, क्योंकि आज ही अभी चर्चा हो रही थी। इस बीच बहुत सारी चीजें जो हैं वो फाइल फोटोज आपके पास हम रख रहे हैं। ये मनीष सिसोदिया की ही कुछ फाइल फोटोज हैं जो एक स्कूल का कैसे कायाकल्प होता है, बदलता है स्कूल की पूरी जो पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया जाता है, पठन पाठन की प्रक्रिया को चेंज कर दिया जाता है, ये सब कुछ है, सामग्री चेंज हो जाती है। ये सब दिखाने की कोशिश होती रही मनीष सिसोदिया की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से। स्कूल और अस्पताल, इन दोनों को आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने अपना सबसे बड़ा टूल बनाया था और स्कूल और अस्पताल के दम पे ही, और इसके बाद कुछ जो गरीब तबके के लोग हैं, इनको बिजली पानी की सुविधाएं कैसे मुहैया कराई जाएं, कैसे दिल्ली में महिलाओं को बसों में फ्री सुविधा उपलब्ध हो, बसों में उनका आवागमन फ्री हो, ये सारी बातें। और इसी कारण अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि दिल्ली के LG ने भी ये माना कि इससे यहाँ के गरीब तबकों को बहुत फायदा हो रहा है, इसलिए उन सारे स्कीम्स को हम अभी कंटिन्यू रखेंगे। और इस पर उधर आम आदमी पार्टी ने चुटकी भी ली, लेकिन सवाल यहाँ जो है वो दूसरा है, मामला कोर्ट का है और लंबा इंतजार है। क्या ये इंतजार अभी और लंबा करना होगा? सवाल बहुत हैं, लेकिन जी अमरिंदर जी, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जस्टिस संजीव खन्ना की ने जो है एक PMLA की एक और सुनवाई में अभी टिप्पणी की है कि PMLA की धारा 50 के तहत एक आरोपी द्वारा दिया गया बयान अदालत के सामने सबूत नहीं है। यानी ईडी जो बयान ले लेती है वो अदालत के सामने कोई सबूत नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी। आगे भी उन्होंने टिप्पणी की है कि न्यायालय के समक्ष साक्ष्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में दिया गया वास्तविक बयान है। धारा 50 का कथन वास्तव में स्वीकार है, लेकिन अंततः जो मायने रखता है वह अदालत में दिया गया बयान है। यानी कि अदालत में जो बयान दिया गया वही है। अब ये राजीव जी, ये मामला अब जब आएगा 29 तारीख को, जब अरविंद केजरीवाल के मामले में भी, तब ये इस पर मामला आएगा कि जो बयान दिया गया है, जो अप्रूवल जो बन गया है, वो ईडी के समक्ष दिया गया है, वो अदालत में दिया हुआ बयान
राजीव जी नहीं है। अब ये बहुत बड़ी टिप्पणी मुझे लगता है आ गई राजीव जी। आप बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी टिप्पणी है कोर्ट की तरफ से। और जस्टिस खन्ना, आप जानते हैं जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की बात, देखिए कितनी सारी मल्टी डायमेंशनल हमारी ये जो साथी जुड़े हुए हैं इस चर्चा में, जिनके पास हम ब्रेकिंग न्यूज लेके आ रहे हैं और साथ साथ पैरेलली सर्वमित्रा जी की खरी खरी भी आप देख रहे हैं। इसमें मल्टी डायमेंशनल कोर्ट्स की जो बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब भी पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत ईडी जब चाहती है किसी को भी गिरफ्तार कर ले रही है और किसी के बयान से किसी को भी उठा करके गिरफ्तार करके ले आती है। यहां साफ साफ कोर्ट ने कहा है, जस्टिस खन्ना ने कहा है, जिस कोर्ट में ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल का मामला है, वहां कहा गया है कि आप किसी को भी किसी की गवाही के आधार पे किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। सीधे शब्दों में यही कहा गया है। और साफ साफ यह कहा गया है कि जब तक किसी की गवाही कोर्ट में ना हो, यानी जज के सामने आप गवाही ना लें, तब तक वो गवाह नहीं कहलाएगा। ये पीएमएलए एक्ट के तहत ये बात रखी गई है। यही है ना अमलिंदु जी? जी बिल्कुल 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 यही। और ये बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अगर आप गवाह नहीं बने या आपने गवाही नहीं दी, तो आप सरकारी गवाह बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, आप अरविंद केजरीवाल का नाम लीजिए, किसी और का नाम लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां से बहुत सारे रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं सर्वमित्रा जी। बहुत लोगों को जमानत मिलते हुए यहां पर हम देखेंगे आने वाले समय में, क्योंकि आज का दिन जो है ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला है, जो ये टिप्पणी है संजीव खन्ना की, जस्टिस संजीव खन्ना की, बहुत बड़ी टिप्पणी है, मील का पत्थर साबित होने जा रही है। जो साथी बाद में जुड़े हैं उनको यह बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के मामले में 29 तारीख तक के लिए यह मामला टल गया है। 29 को फिर से सुनवाई होगी। लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, उसी कोर्ट से आ रही है, उसी बेंच से आ रही है, जिसमें उन्होंने साफ साफ ईडी को कहा है कि आप अगर कहीं भी किसी को आप बता देते हैं कि उसने गवाही दी है जी, और उसने कहा है कि इसमें अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता है, यानी अरविंद केजरीवाल भी उसमें है, शामिल हैं, तो यह गवाही नहीं मानी जाएगी, यह एविडेंस नहीं माना जाएगा। और इस आधार पर आने वाले समय में हम देखेंगे कि यह केस अरविंद केजरीवाल का खारिज भी हो सकता है। क्या कहेंगी सर्वमित्रा जी? जी बिल्कुल राजीव जी, बहुत ही दिलचस्प ये बात है। और सबसे खास बात यह है कि वही जस्टिस संजीव खन्ना, जिनकी बेंच पर कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा था, और वहां उनको अब 29 तारीख की डेट मिल गई। लेकिन अगर यही मामला, क्योंकि आज जस्टिस संजीव खन्ना की अभी कुछ देर पहले की ये टिप्पणी है कि पीएमएलए की जो सेक्शन 50 जो है वो ठीक है, आप उस पर गवाही ले सकते हैं, लेकिन वो गवाही कोर्ट के सामने होगी तभी वो मानी जाएगी। उसके आधार पर आप जो किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं ये सही नहीं है। ये जस्टिस संजीव खन्ना का कहना है। बहुत बड़ी टिप्पणी है, खासकर के इस शराब घोटाला मामले में ये टिप्पणी बहुत ईडी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है, क्योंकि ईडी ने अभी इसी तरह से कि इन लोगों ने, इनमें से मान लो 456 गवाह हैं, उनमें से 4-5 लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया, तो हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके हमने उनके खिलाफ क्या सबूत जुटाए इसको अभी तक ईडी नहीं बता पाई, मनी ट्रेल नहीं बता पाई, कुछ नहीं बता पाई। लेकिन सिर्फ क्योंकि कुछ गवाहों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ये ईडी का कहना है। और मनीष सिसोदिया को भी अभी उधर हम देख रहे हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट में भी इसी तरह से उनकी जमानत पर बहस चल रही है। तो हो सकता है कि इन दोनों मामलों पर आज की, अभी की, थोड़ी देर पहले की 5-10 मिनट पहले की टिप्पणी बाहर आई है जस्टिस संजीव खन्ना की कि statement made by an accused under section 50 of the PMLA is not the evidence before the court। मतलब कि पीएमएलए की सेक्शन 50 के तहत अगर किसी ने किसी पर आरोप लगाया है तो वो कोर्ट के सामने अगर वो आरोप नहीं, अगर वही गवाही वो कोर्ट के सामने नहीं देता है तो कोर्ट उसको आरोप मानने से इनकार कर रहा है। यानी जब आरोप मानने से ही अगर कोर्ट इनकार कर देगा तो फिर ना कोई गिरफ्तारी होगी, ना ईडी का कोई मामला अभी तक ये जो बनाया जा रहा है ये मामला भी खारिज हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह 2G मामले में उस समय के लोगों को बड़ा झटका लगा, जिन्होंने 2G मामले को बहुत बड़ा घोटाला बना दिया, हजारों करोड़ के मामला बता दिया था कि देश को कितने की चपत लगी थी, और उसके बाद कुछ नहीं निकला, खोदा पहाड़ निकली चोइया। और इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि शराब घोटाले को लेकर चुनाव के पहले ये जो पूरा माहौल बनाया है ईडी की ओर से, और अब ईडी के पीछे किसका हाथ है ये अब कहने की जरूरत नहीं है, सबको सारी चीजें पता है। तो अब ये जो पूरा मामला चल रहा है और इसमें आज जस्टिस संजीव खन्ना की ये जो टिप्पणी है
कि ईडी अगर सेक्शन 50 के तहत पीएमएलए कोड के तहत अगर कोई किसी को आरोप लगाता है तो वो हम उस आरोप को नहीं मानेंगे जब तक कि गवाही अदालत के सामने ना हो। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिन लोगों ने गवाही दी है, जिन 4-5 लोगों ने, वो लोग क्या अब ईडी उनको इस बात के लिए तैयार कर सकती है कि वो लोग अदालत के सामने भी आकर यही गवाही दें। अगर वो गवाही देते हैं तब तो कोई मामला बनेगा, अगर वो नहीं देते हैं तो ये तय मानिए कि 29 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। जी, बहुत बड़ी बात आप बता रही हैं कि हो सकता है कि 29 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, लेकिन गवाही सेक्शन 50 जो है पीएमएलए एक्ट के, और उसमें अगर जज के सामने आपने नहीं ली है गवाही तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये मामला अब उल्टी दिशा में ईडी के खिलाफ जाता हुआ दिखाई देगा। क्या अरविंद केजरीवाल के नाम की बात कोर्ट के सामने कबूली गई थी? क्या अरविंद केजरीवाल का नाम या मनीष सिसोदिया का नाम कोर्ट के सामने गवाह ने लिया था? एक बहुत बड़ा, आप शक के आधार पर और सप्लीमेंट्री चार्जशीट के आधार पर कितने दिनों तक किसी भी आरोपी को आप जेल के अंदर रख सकते हैं? एक बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने आज पीएमएलए एक्ट की धारा सेक्शन 50 के तहत गवाही की प्रक्रिया क्या है इस पर भी बातें कही हैं, और यहीं से कहीं ना कहीं ये केस और कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसा सर्मित्रा जी कह रही हैं कि हो सकता है कि ये केस भी 2G मामले की तरह हो, यानी हवाई बातें हों, इसमें कुछ भी ना हो, लेकिन राजनीतिक द्वेष के कारण, राजनीतिक यानी सियासी कहीं ना कहीं उलटफेर करने के लिए, करने की कोशिश के लिए ये सब कुछ किया गया हो। तो क्या ये है या मामला कुछ और है? एक छोटी टिप्पणी आपसे भी, क्या कुछ आप देखते हैं? अब देखिए राजीव जी, मामला तो अब क्या है ये तो मालूम पड़ेगा आगे चल करके क्या है, लेकिन कुल मिलाकर के अभी तक जो सब चीज़ें सामने आ रही हैं उससे एक चीज़ तो समझ में आ रहा है राजीव जी कि ये मामला जबरदस्ती बनाया गया है और इसका कुछ है नहीं। ये हम लोग अपना समझ सकते हैं, जो साधारण समझ जो है उसके आधार पे, चूंकि अदालत में अभी तक कोई भी साक्ष्य जो है वो नहीं रखे गए हैं। और जब हाईकोर्ट में बहस हो रही थी उस समय भी ईडी के जो वकील थे वहाँ ASG एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू जो थे, वो उनका भी तर्क यही था कि जो ऐसा नहीं है कि पैसा बरामद हुआ, वो पैसा खर्च हो गया इसलिए हम नहीं पकड़ पाए। यानी उन्होंने स्वीकार किया एक तरीके से राजीव जी कि एक भी पैसा वो बरामद नहीं कर पाए हैं। अगर ये देश की इतनी बड़ी एजेंसी ये कहे कि वो एक भी पैसा बरामद नहीं कर पाई है और आप उसके आधार पर केस बना दें कि साहब इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या इसमें कोई घोटाला घपला हुआ है, तो इस जांच एजेंसी की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह ये एक तरीके से खड़ा होता है जी। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं वो ये साफ समझा जा सकता है कि ये पॉलिटिकल मामले हैं और ईडी को एक पॉलिटिकल टूल की तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है राजीव जी। कुल मिलाकर के ये समझ जो है एक तरीके से बनती है। और ये जो अप्रूवल की जो बात आई है कि अप्रूवल ने बयान दे दिया और धारा 50 के तहत जो था वो बयान दे दिया। अब जो जस्टिस संजीव खन्ना का जो राजीव जी कथन आया है उस कथन के आधार पर भी ये अच्छे तरीके से समझा सकता है कि 29 अप्रैल को जब बात होगी तो 29 अप्रैल को अब ये बात उठाई जाएगी कि किसी भी अप्रूवल ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो अदालत में कोई बयान एक तरीके से नहीं दिया है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत में कोई बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ है, और इस मामले को लेकर अगर ऐसा होता है तो यहां कहीं ना कहीं अब यहां से केस अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है। और क्या कुछ है इसमें, और कुछ डिटेल है सर्मित्रा जी? अभी राजीव जी, जो राउज एवेन्यू कोर्ट में अभी मनीष सिसोदिया की जमानत पर बहस इस समय चल ही रही है और ईडी की ओर से जोएब हुसैन जो है वो अपना पक्ष अभी रख रहे हैं और उन्होंने अभी कुछ समय पहले ये कहा है कि वो प्रक्रिया पर कि शराब घोटाला जिसको बता रही है ईडी कि उसमें कैसे पैसों की हेराफेरी हुई उसका थोड़ा सा वो खुलासा कर रहे हैं। वो प्रक्रिया बता रहे हैं कि व्हेन द लाइसेंस फीस हो, मतलब जब लाइसेंस फीस बढ़ी हुई थी और प्रॉफिट मार्जिन कम था तो लाइसेंस फीस को कम करके और प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा दिया गया, तो इसका असर जो है वो ग्राहकों पर हुआ है। मतलब अब वो कुल मिलाकर ये बता रहे हैं कि इसमें दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति जो बनाई थी वो गलत थी और इसमें कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। ये सारी वो दलीलें अभी रख रहे हैं, लेकिन असली दलील जो है कि उनकी जमानत में देरी क्यों हो रही है, क्योंकि जमानत का सवाल यहाँ इसलिए भी है कि या तो आप उनके खिलाफ कोई आरोप अभी तक साबित नहीं कर पाए हैं तो फिर उन्हें जेल में क्यों रखा जा रहा है। और दूसरी बात ये कि अगर एक भी आपने पैसा आज तक बरामद नहीं किया
तो फिर आप किस तरह से ये बता रहे हैं कि ये सारा घोटाला हुआ है? ये अभी दो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मेरा ख्याल है ईडी को देना चाहिए। और अभी मुझे नहीं, आगे अब देखना होगा कि हुसैन जो है वो और ईडी के पक्ष में किस तरह से दलीलें रखते हैं। फिलहाल वो इस प्रक्रिया को बता रहे हैं कि लाइसेंस फीस को कम करके और प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा दिया गया, जिससे कंज्यूमर पर, ग्राहकों पर उसका असर पड़ा, और इसीलिए वो दिल्ली सरकार को इस शराब घोटाले का आरोपी बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि मनीष सिसोदिया के पक्ष में वकील जो वो क्या तर्क रखते हैं। जी राजीव जी, केस की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, अरविंद केजरीवाल के केस से, के कविता के केस से होते हुए अब हम मनीष सिसोदिया के केस पे आ पहुंचे हैं और यहां भी एक दिलचस्प कहानी जो है वो सामने आ रही है और दलीलें, कहानी न कहें, एक दलीलें जो हैं वो सामने आ रही हैं। एक तरफ मनीष सिसोदिया के वकील और दूसरी तरफ ईडी के वकील, और दोनों अपनी अपनी बातें, अभी इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ईडी के वकील अपनी बातें रख रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी ढंग से मनीष सिसोदिया को जमानत न मिले। मामला दिल्ली के लोअर कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट का है, जहां सुनवाई हो रही है और इस सुनवाई में जो ईडी के वकील हैं वो अपनी दलीलों में वैसी वैसी बातें लेके आ रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इन्होंने बिना मीटिंग किए 7% से बढ़ाकर 12% कर दिया। इन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जिसके लिए कैबिनेट की मंजूरी चाहिए थी, बिना कैबिनेट की मंजूरी के इन्होंने कर दिए। सारी दलीलें और सारी बातें यहां मनीष सिसोदिया के खिलाफ रखने की कोशिश। लेकिन दूसरी तरफ जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं उन्होंने शुरुआत में कही कि सबसे बड़ी बात जो है मिलॉर्ड वो ये है कि आप बार बार देरी करने की कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस देरी पे, इस डिले पे पहले अपनी बात रखी है और डिले इज द मेरिट कह करके यहां, और कोर्ट ने पूछा भी कि क्या आप डिले पे बात अपनी रख रहे हैं, तो इन्होंने कहा यस मिलॉर्ड, मैं डिले यानी देरी पे ही बात रख रहा हूं। और इसके बाद हुसैन ने अपनी बातें रखी, हुसैन अपनी बात रख रहे हैं, इसके बाद जैन अपनी बात रखेंगे यानी मनीष सिसोदिया अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद क्या कुछ आएगा, क्या फैसला सुरक्षित रहेगा या यहां से आज ही जमानत मिल जाएगी या जमानत की याचिका आज खारिज हो जाएगी। बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। थोड़ा सा हम विराम लेंगे, इस कार्यक्रम को यहां रोकेंगे और इसके बाद जैसे ही इस पर कुछ आता है फिर से अपडेट लेकर हम आप तक पहुंचेंगे। लेकिन अभी इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सर मित्रा जी आपका और अमरेंद्र उपाध्याय जी आपका, और आप तमाम साथी हमारे साथ जो जुड़े रहे, आप सबका भी आज का दिन बहुत गहमा गहमी वाला, और इससे ज़्यादा गहमा गहमी वाला दिन जो है वो कल का है, क्योंकि कल EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के 100% यूज पर, काउंटिंग पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। लेकिन मनीष सिसोदिया के अपडेट के साथ हम फिर से आप तक हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।